बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके, तो सीवीएस के पास एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क फैक्टर पूछे हुए हैं। सीवीएस के या सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज के, स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर होते हैं दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लाइक आपने इसके रिस्क फैक्टर को दो में डिवाइड करना होता है, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल के अंदर एज, जेंडर लाइक मेल में आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। फैमिली हिस्ट्री है, ठीक हो गया, या प्रीवियस हिस्ट्री है कोई स्ट्रोक या एमआई की। ओके, ये नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं उसके अंदर आपके कौन कौन से आते हैं? आपके स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटीज आ जाती है, और ठीक हो गया। ओके, ये चीज़ें आ जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या कराना होता है? सबसे पहले आपने ब्लड एग्जामिनेशन करानी है, ब्लड लिपिड, सीरम लिपिड प्रोफाइल कराना होता है ताकि हम डिसलिपिडीमिया को रूल आउट कर सके। ब्लड शुगर है, डायबिटीज मेलाइटिस को रूल आउट करने के लिए, सही हो गया। ओके, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी ये तो बेसिक टेस्ट होते हैं फॉर एमआई और एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होती है। ओके, इसके बाद कौन सी और कौन सी मेडिकेशन देंगे ताकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क फैक्टर या कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। ओके, अगर हाइपरटेंशन है तो उसके लिए आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इस्तेमाल करोगे। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हैं इनिशियली आप? ओके, या तो आप थायरोइड डाययूरेटिक देते हैं या आप एस इनहिबिटर देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये हम हाइपरटेंशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एंटी हाइपरलिपिडेमिक में आपकी स्टैटिन आ जाती है, डायबिटीज को काउंटर करने के लिए मेटफॉर्मिन आ जाती है, और एंटी प्लेटलेट में एस्पिरिन आ जाती है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। ओके, अब हार्ट फेलियर के आपने याद रखना है कि जो हार्ट फेलियर है वो राइट साइड का भी होता है और लेफ्ट साइड का भी होता है। जो राइट साइड के हार्ट फेलियर होते हैं उसमें थ्री कार्डिनल फीचर आपको देखने को मिलते हैं। वो क्या होते हैं? जेवीपी का बढ़ जाना, टेंडर हिपैटोमेगाली होना, साइटिस का होना, और पिटिंग एडीमा होना, ठीक हो गया। ओके, पिटिंग एडीमा, रेस जेवीपी और हिपैटोमेगाली ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं राइट साइड के हार्ट फेलियर में। इसके अलावा साइटिस और हिपैटोजुगुलर रिफ्लेक्स भी हो सकता है। जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है उस केस में आपको डिस्निया मिलता होता है, मेन डिस्निया, नॉक्टर्नल डिस्निया और paroxysmal नॉक्टर्नल डिस्निया। जेवीपी भी रेस्ट हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। कार्डियोमेगाली देखने को मिलेगा, S3 गैलोप रिदम होगा। ओके, और लास्ट में आपने रट्टा मार लेना है कि यहाँ पे आपको क्रैपिटेशन मिलेगी पल्मोनरी एडीमा की वजह से। और अगर राइट और लेफ्ट साइडेड दोनों हार्ट फेलियर आ जाए, बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो, तो उसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 में ब्रेथलेसनेस बढ़ रही है, डिस्निया बढ़ रहा है, और एंकल एडीमा। डिस्निया लेफ्ट साइड का फेलियर है और एंकल एडीमा राइट साइड का फेलियर है, तो उसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। ओके, जब भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला पेशेंट आएगा तो आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है? ओके, तो आपने एक्सरे पहले तो ईसीजी कराते होते हैं, ठीक है, हार्ट वाले पेशेंट में। तो इस तरतीब से चलते हैं, ईसीजी कराते हैं तो आपको वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी मिल सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी या राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती होती है, ठीक है। इसके बाद आप एक्सरे चेस्ट कराओगे, उसको सांस नहीं आ रहा तो आपने एक्सरे चेस्ट कराना होता है। एक्सरे चेस्ट में आपको 4 फाइंडिंग्स देखने को मिलती होती है। ओके, कार्डियोमेगाली होती है, बैट विंग अपीयरेंस होता है, सेप्टल या कर्ली बी लाइंस होती है, प्लूरल फिगन आपको देखने को मिलती होती है। ओके, सही हो गया। इसके बाद आप क्या करा लोगे? आप ईसीजी आपने करा ली, वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी मिली है, सही है। इसके बाद आप अगर आपको सस्पेक्टेड है तो आप बीएनपी के लेवल्स करा लोगे। बीएनपी के लेवल्स आपको एलिवेटेड मिलेंगे जो कि डायग्नोस्टिक होता है, प्रोग्नोस्टिक के तौर पे भी काम करती है। ओके, और जो कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में वो इकोकार्डियोग्राफी होती है। अब इकोकार्डियोग्राफी दो तरह की होती है, ट्रांसथोरेसिक और ट्रांसइसोफेजियल। जो ट्रांसथोरेसिक होती है ये इजेक्शन फ्रैक्शन को देखने के लिए, जबकि ट्रांसइसोफेजियल ये वैल्वुलर डिजीज को डायग्नोस करने के लिए होती है। बाकी अगर आप बेस लाइन भी आप लिख लेना, बेस लाइन सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है कुछ तो जनरल मैनेजमेंट है। जनरल मैनेजमेंट क्या होगी? बैलेंस डाइट लेना, साल्ट, शुगर, फैट इसको आपने कम कर देना है, स्मोकिंग कम कर देनी है, अल्कोहल कम कर देना है, एक्सरसाइज करनी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आपने कम से कम करना होता है, और एक्सेस आईवी फ्लूइड्स नहीं देना, इन्फ्लुएंजा और नीमोकोकल की वैक्सीनेशन देनी होती है। क्लियर? अब वो मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब ओके, अब इसकी जो मैनेजमेंट होती है इसने अब इस तरह करके लिखा हुआ है, आपने इसको तरतीब बना के लिखना है। सबसे पहले जब होता है ना कि एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, मतलब एक्यूट पल्मोनरी एडीमा होता है, तो आपने एलएमएनओपी देना होता है। एल से लूप डाययूरेटिक, एम से मॉर्फिन, एन से नाइट्रेट्स, ओ से ऑक्सीजन, पी से पोजीशन 45 डिग्री के पोजीशन बना देते होते हैं, तो ये एलएमएनओपी होता है। ओके, मेनली लूप डाययूरेटिक्स, फ्यूरासिमाइड होती है जो कि डाययूरेटिक का काम करती है और ये फ्लूइड ओवरलोड को मिनिमाइज कर देती है। जब आपने डाययूरेटिक से स्टेबलाइज कर दिया, फिर आपने क्या देना है नेक्स्ट स्टेप पर? आपने नेक्स्ट स्टेप पे देना होता है ओके, एस इनहिबिटर या एआरबीज, या फिर आप हाइड्रोलजीन और नाइट्रेट्स का कॉम्बिनेशन बनाओगे। ओके, इन तीनों में से एक को आपने प्रेफर करना होता है डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या चांसेस है। फिर आपने बीटा ब्लॉकर ऐड करने होते हैं। फिर इसके बाद आपने स्पाइनोलेक्टोन इस्तेमाल करने होते हैं जो कि 3 और 4 स्टेज में आपके इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? इस तरतीब पर रट्टा मारना है। बाकी अगर किसी को कहने का मतलब है डायबिटीज मेलाइटिस भी और हार्ट फेलियर भी है तो आपने सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनिबिटर इस्तेमाल करने वाला एक इम्पाग्लिफ्लोजिन, डिपाग्लिफ्लोजिन है। और
अगर किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन भी है तो आपने साथ में डाइजोक्सिन भी इस्तेमाल कर सकते हो। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपके एक CRT आ जाता है, कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन डिवाइस है, एक आप इस्तेमाल करते हैं जब इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है और QRS का ड्यूरेशन 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा का होता है। क्लियर, सही है। इसके अलावा इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर है, ओके। और लास्ट में आपने वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस और कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी है, और उसके भी लास्ट में आपने याद कर लेना है कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन है। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पूछिए क्लिनिकल फाइंडिंग्स फॉर द डायग्नोसिस। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन पे देखोगे इंक्रीजिंग ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, ठीक है। ओके, 6 क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो कि आप नोट करोगे। ओके, लेफ्ट साइडेड की वजह से ना राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, तो इसकी में आपको क्या मिलेगा? ओके, इसमें आपको रेस्ट JVP मिलेगी, हेपेटोमेगाली होती है, साइटीज होता है, पिटिंग एडीमा होता है, पेरिफेरल एडीमा होता है, एम्बुलेटरी पेशेंट में एंकल पे और बेड रिडन केसेस में सैक्रम या थाई पे देखने को मिलता होता है। पल्मोनरी एडीमा की वजह से क्रेपिटेशन आ सकती है, पल्मोनरी एडीमा की वजह से प्लूरल फिन हो सकती है। व्हाट आर द ड्रग्स फॉर इंप्रूवमेंट? मैंने कहा था सबसे पहले कौन से ड्रग देते हैं? लूप डायूरेटिक देते होते हैं, ओके। फिर लूप डायूरेटिक देते होते हैं, मेन वैसे थायराइड भी दे सकते हैं, लेकिन लूप डायूरेटिक ज़्यादा अच्छी होती है। और लास्ट में आपको पता है कि स्पानिनोलेक्टोन इस्तेमाल करते हैं जो कि एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। नेक्स्ट हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इस्तेमाल करते हैं, वो ACE इनहिबिटर ARP, फिर बीटा ब्लॉकर मैंने बताया था, और फिर मैंने बताया था कि स्पानिनोलेक्टोन ऐड करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर आपको पता है कि क्या क्या कर सकते हैं? CRT कर सकते हैं, कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी है, ओके। इम्प्लांटेबल कार्डिक डिफिब्रिलेटर है, वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस है, कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन है। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो डिस्निया आ रहा है सारा, जो क्रेपिटेशन है तो ये लेफ्ट साइडेड वेंट्रिकुलर फेलियर होते हैं, ओके। अब कौन कौन सी ड्रग्स को आपने हार्ट फेलियर में अवॉइड करना होता है? आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को आपने अवॉइड करना होता है क्योंकि वो मजीद कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर सकती है अगर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है। मेटफॉर्मिन है, थायज़ोलिडानिडायोन्स है जो कि फ्लूइड की रिटेंशन करवा सकती है, और एनसेट्स को भी आपने अवॉइड करना होता है। क्लियर, इसके बाद आगे चलते होते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके कोई इतना खास चीज़ नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक नई चीज़ बताई हुई है। 7 के अंदर अगर आप देखो तो सिस्टोलिक थ्रिल मिल रहा है अपेक्स पर, ठीक है। पहले तो देखो अपेक्स बीट लेफ्ट 6 इंटरकोस्टल स्पेस में है, मतलब अपेक्स बीट डेविएट हो चुकी है। सिस्टोलिक थ्रिल मिल रहा है अपेक्स पर, सिस्टोलिक थ्रिल अपेक्स पर, अपेक्स में माइट्रल एरिया है और सिस्टोलिक थ्रिल मिल रहा है, दैट मींस ये M आ रहा है, यानी माइट्रल रिगर्जिटेशन है। फर्स्ट हार्ट साउंड मफल्ड है, सॉफ्ट है, ये भी माइट्रल रिगर्जिटेशन में देखने को मिलता है। पैन सिस्टोलिक मर्मर अपेक्स पे है जो कि एक्सिला में जा रहा है, तो ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि MR का मर्मर है। इसके अलावा एक और मर्मर है सिस्टोलिक मर्मर जो लेफ्ट स्टर्नल बेस पे मिल रहा है, वो भी इंस्पिरेशन के अंदर। जो मर्मर यानी ना रट्टा माले ना, जो लेफ्ट साइड के जो मर्मर्स होते हैं एक्सपायरेशन में बढ़ जाते हैं और राइट साइड के मर्मर्स इंस्पिरेशन में बढ़ जाते होते हैं, ओके। तो आपको सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा, ओके। इंस्पायरेशन पे डेट मींस राइट साइडेड है और लेफ्ट स्टर्नल बेस पे मिल रहा है, यानी लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। इन शॉर्ट ये पल्मोनरी स्टेनोसिस का मर्मर होता है और साथ में बायलैटरल कैपिटेशन भी है, ओके। समझ आ गया कि माइट्रल रिगर्जिटेशन है और पल्मोनरी स्टेनोसिस साथ दिया हुआ है कोएग्जिस्टिंग, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट आर द कंफर्मेटरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग, जो कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में आप नोट करते होते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में आपको S3 मिलती होती है, S4 भी मिल सकती है लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह से, ओके। और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है, इस केस में आपको लेफ्ट स्टर्नल हीफ मिल सकती होती है और जो एयोटिक कंपोनेंट है उसकी एक्सेंचुएशन देखने को मिल सकती होती है, ओके। अब इनिशियल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आप कौन सी स्टार्ट करवाओगे? अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पूछ रहा है, ओके। मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन वाला। चलो आपको बता रहे तो हाइपरटेंशन वाला कि एज वाइज हम कैसे डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। लाइक हाइपरटेंशन वाला किधर गया? अच्छा, ओके। एयोर्टिक वाल्व डिजीज है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, माइट्रल वाल्व डिजीज है, हाइपरटेंशन वाला भी इधर ही उधर था, ओके। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ गया, रूमेटिक फीवर है, ये हाइपरटेंशन वाला। यस, यहाँ पे अगर आप देखो ना, लाइक अगर एज ना 55 साल से नीचे की है, ठीक है, तो आपने जो पहले ड्रग आपने स्टार्ट करनी होती है वो आपने ACE इनहिबिटर या ARB में से स्टार्ट करनी होती है। लेकिन अगर आपकी एज 55 साल से ऊपर है तो आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्टार्ट करनी होती है। सही हो गया, ओके। यानी अगर 55 साल से नीचे है तो ACE इनहिबिटर, 55 से ऊपर है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर सेकंड स्टेप पे आपने वही ड्रग ऐड कर देनी है जो आपने छुड़वाई थी, ओके। लाइक ACE इनहिबिटर आपने ऐड कर देनी है या कैल्शियम यानी ACE इनहिबिटर के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तीसरे केस में आपने थायराइड डायूरेटिक ऐड कर देनी है, मिमोनिक होता है एक्ट, ACE इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थायराइड डायूरेटिक्स है। और लास्ट में आपने दूसरी डायूरेटिक्स ऐड करनी होती है, लाइक अल्फा बीटा ब्लॉकर ऐड कर सकते हैं और आप दूसरी डाइटरी एडवाइस करते होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर।
ओके, अच्छा ये भी हो जाएगा, ये भी तो एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। अच्छा, अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ग्रुप जो इस्तेमाल कर सकते हैं, डायूरेटिक, एआरबी से, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स है, सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वहाँ पर। अब आ जाती है एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। अब जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, आपको पता है कि जो एंजाइना होता है वो 3 टाइप का होता है, स्टेबल एंजाइना, प्रिंस मिडल या वेरिएंट एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना होता है। जो स्टेबल एंजाइना होता है मोस्ट कॉमन होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। इसमें सेंट्रल चेस्ट पेन होता है और वो कहती है कि वो 4 से बढ़ जाता है, एक्सर्शन से, ईटिंग से, एक्सरसाइज से, एग्जर्शन से, ओके, इमोशनल स्ट्रेस से और एक्सपोजर टू द कोल्ड, इस 4 से बढ़ जाता है। और रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन लेने से ठीक हो जाता है। और पेशेंट में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, एथेरोस्क्लेरोसिस का कोई हिस्ट्री होगी। दूसरा प्रिंस मिटल एंजाइना होता है। प्रिंस मिटल को वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं, फीमेल में होता है। इसमें भी सेंट्रल चेस्ट पेन होता है, लेकिन ये पेन रेस्ट पे होता है, अर्ली मॉर्निंग पे होता है। और एक बात याद कर लेना, सारे एंजाइना में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है। सिर्फ प्रिंस मिटल वो वाहिद एंजाइना जिसमें एसटी सेगमेंट की एलिवेशन देखने को मिलती होती है। सही हो गया। अगर आप क्वेश्चन 1 पे देखो, ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम के पीछे पेन हो रहा है, ओके, रिट्रोस्टर्नल या सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है जो कि एक्सर्शन पे बढ़ रहा है, लेफ्ट आर्म पे रेडिएट कर रहा है, ओके, सही है। तो डिफरेंशियल डायग्नोस क्या हो गया? सबसे ऊपर आपने स्टेबल एंजाइना रखना है, फिर अनस्टेबल एंजाइना रखना है, ओके। इसके अलावा और क्या हो गया जो सेंट्रल चेस्ट पेन कराते होते हैं? एमआई को रख सकते हैं, पेरिकार्डाइटिस है, ओके, और एयोटिक डायसेक्शन जिसमें टेयरिंग चेस्ट पेन होता है जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा होता है। कोस्टोकॉन्ट्राइटिस में पाल्पेशन से पेन बढ़ जाता है। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में जो चेस्ट पेन होता है, ओके, ये प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, डेट मीन्स कफिंग से, इंस्पायरेशन से बढ़ जाएगा और ये चेस्ट पेन रिलीव हो जाएगा बाय सेटिंग फॉरवर्ड, ओके, सही है। तो अब स्ट्रेस टेस्ट कौन कौन से कराएंगे? अब स्ट्रेस टेस्ट करने से पहले ना पेशेंट का सिम्टोमेटिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट की हालत खराब है, अब स्ट्रेस टेस्ट करोगे तो वो उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस टेस्ट कौन कौन से कराते हैं? सबसे पहला जो स्ट्रेस टेस्ट होता है वो एक्सरसाइज ईसीजी होती है, एक्सरसाइज ईसीजी, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है। इसके बाद हम मायोकार्डियम परफ्यूजन स्कैन करते हैं जो कि थीलियम से करते होती है, और स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करते होती है। एंड द इन्वेस्टिगेशन और चाहे सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी है, ओके। इसके अलावा आप इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ओके, मैग्नेटिक रेजोनेंस एमआरआई कर सकते हैं, पेट स्कैन कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट प्रोवोकेशन टेस्ट होते हैं वो प्रिंस मिटल एंजाइना में होते हैं, जिसमें हम खुद वेजुस्पाज्म करवाते हैं। इसमें हाइपर वेंटिलेशन, कोल्ड प्रेशर टेस्टिंग है और एर्गोटामीन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है एर्गोटामीन, ओके। इसके बाद है कि कौन सी लाइफस्टाइल एडवाइस देंगे तमाम हार्ट वाले पेशेंट को। आप कहती हो कि आप बॉडी वेट को मेंटेन करना है, स्मोकिंग को, अल्कोहल को छुड़वाना, आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है, ओके, और एग्जर्शन करने से पहले सबलिंगुअल नाइट्रेट लोगे, ओके, ठीक हो गया, क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से एंजाइना भी हो सकता है। शुगर, फैट और ठीक हो गया, शुगर फैट वाली डाइट्स को, साल्ट वाली डाइट को आपने कम से कम करना होता है, ओके, सही है। इसकी बात है क्या, कोई भी अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पेशेंट है तो आपने उसको एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल देनी है, एंटीप्लेटलेट ड्रग है, और आपने एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग देनी है, लाइक स्टैटिन्स होते हैं, एचएमजी कोई रिडक्टेस इनहिबिटर होते हैं। अब एंजाइना की ड्रग्स पूछ रहे हैं। एंजाइना की जो ड्रग्स होती है ना, मिमोनिक होता है, एनसीबी, ओके, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर आ जाती है, ठीक हो गया। ये फार्माकोथेरेपी आती है। नाइट्रेट्स में एमाइल नाइट्रेट, सबलिंगुअल ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन आती है। बीटा ब्लॉकर में याद कर लेना, पूरी जो कार्डियोलॉजी में जो बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल होते हैं वो एमसीबी होते हैं, मेटाप्रोलोल, कैर्बिडोल और बिसोप्रोलोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपको पता है कि कौन से इस्तेमाल करोगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में से 2 टाइप के होते हैं, डाईहाइड्रोपेरिडीन और नॉन डीहाइड्रोपेरिडीन। डाईहाइड्रोपेरिडीन में निफिडिपिन, एम्लोडिपिन है। नॉन डीहाइड्रोपेरिडीन में वेरापेमिल और डिल्टियाजिम आ जाता है। न्यू ड्रग में एक पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर है, लाइक निकोरांडिल है, ओके, पीएफओएक्स इनहिबिटर, ओके, ये क्या होते हैं? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिटर होते हैं, लाइक डोनालोजिन, ट्राईमीटाजिडीन, ओके, और फनी करंट इनहिबिटर जो कि एसए नोड का करंट होता है, ओके। इसको इनहिबिट करने वाले कौन से थे? इवाबिरिडीन होती है, क्लियर, सही हो गया। अब इसकी बात है कि इसमें जो हम कहने का मतलब है रीवास्कुलराइजेशन थेरेपी या सर्जरी करते हैं वो 2 से करते हैं। एंजियोप्लास्टी कर सकते होते हैं, या फिर हम एंजियोप्लास्टी को बोलते हैं पीसीआई, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन प्लस सिरोनिमस और पैक्लिटैक्सेल, ताकि कहने का मतलब रीस्टिनोसिस ना हो, या कैबिज कर सकते हैं, सही है। अब कैबिज में जो मोस्ट कॉमनली जो ग्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं ना, वो लीमा का इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं। लीमा क्या होता है? लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी है, ठीक है। और जो सैक्रोलीमस और टिक्रोलीमस यानी सिरोलीमस और पैक्लिटैक्सेल, ये परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में ऐड करते हैं ताकि रीस्टिनोसिस ना हो जाए, न्यू एंटीमल हाइपोप्लेजिया ना हो जाए, ठीक हो गया, ओके। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक नया डायग्नोस बनाया हुआ है, प्रिंस मिटल एंजाइना, ओके। अब जो प्रिंस मिटल एंजाइना होता है इसमें क्या होगा? सेंट्रल चेस्ट पेन है जो कि रेस्ट में हो रहा है, फीमेल में है। रेस्टिंग जो होता है पेन, ये या तो अनस्टेबल एंजाइना को इंडिकेट करता होता है या फिर इंडिकेट करता हो कि
कहने का मतलब है प्रिंस मिटल अंजाइना, और मैंने कहा था कि वाहिद अंजाइना जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन आपको देखने को मिलती होती है। ओके, और इसको एस्प्रिन और सबलिंगुअल नाइट्रेट दिया गया जिसको रिस्पॉन्ड कर गई थी, तो डायग्नोस क्या होगा, प्रिंस मिटल वेरिएंट अंजाइना होगा। इन्वेस्टिगेशन सेम वो वाली होती है, लेकिन ओके ओनली स्ट्रेस टेस्ट फॉर रीचिंग द डायग्नोसिस कौन कौन से थे, हाइपर वेंटिलेशन, कोल्ड स्टिमुलेशन और इसके अलावा एर्गोटामिन था। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ओके अब इसमें आपने याद रख लेना है कि जो बीटा ब्लॉकर आपने इस्तेमाल नहीं करनी इस वाले एंजाइना में, प्रिंस मिटल में, बाकी आप नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोगे। बीटा ब्लॉकर क्यों नहीं दोगे, क्योंकि वो अनअपोज्ड अल्फा स्टिमुलेशन करवा देती है, अनअपोज्ड अल्फा स्टिमुलेशन की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, एंजाइना मजीद बढ़ जाएगा। वंस अगेन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपकी वही निफेडिपिन एम्लोडिपिन आ जाती है, नाइट्रेट्स में नाइट्रोग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल टॉइल नाइट्रेट आ जाती है, और सर्जरी के अंदर पीसीआई और कैबिज आ जाता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाती है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर। ओके, अब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या होता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में अगर आपको सीवियर रेस्टिंग चेस्ट पेन आपको देखने को मिले 30 मिनट से ज़्यादा का हो, ठीक हो गया, ओके तो आपने इसको लेबल करना होता है ओके एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का। ठीक है, अब पहला है अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल को क्लीसेंडू में एंजाइना भी कहते हैं। अगर आपको स्कीम रेस्ट पेन मिल रहा है या कोई एंजाइना वर्स हो रहा है या न्यू ऑनसेट एंजाइना है, तो आपने अनस्टेबल एंजाइना या क्लीसेंडू एंजाइना बताना होता है। ठीक हो गया, साथ में आपको स्वेटिंग, पैलर, ट्रोपोनिन एलिवेटेड होता है। और एक बात याद रख लेना कि जब भी किसी पेशेंट को सेंट्रल चेस्ट पेन है 30 मिनट से कम का है, तो आपने सोचना है कि अनस्टेबल एंजाइना है, सॉरी स्टेबल एंजाइना है। अगर 30 मिनट के बाद है तो आपने सोचना है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करवाते होते हैं, डिफरेंशिएट कराने के लिए सबसे पहले आप क्या कराओगे, ईसीजी करा लोगे। अगर ईसीजी में एसटी सेगमेंट की एलिवेशन है तो स्टेमी है, अगर एसटी सेगमेंट की एलिवेशन नहीं है, ठीक है, तो एनस्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कार्डिक बायोमार्कर कराओगे। अब कार्डिक बायोमार्कर कौन कौन से होते हैं, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, सीकेएमबी और इसके अलावा एलडीएच होता है। ठीक हो गया, अगर कार्डिक बायोमार्कर पॉजिटिव है दैट मीन्स के वो एनस्टेमी है, एमआई है, और अगर नेगेटिव है तो अनस्टेबल एंजाइना है। ठीक है, और कार्डिक बायोमार्कर की तरतीब भी रट्टा मार लेनी है। सबसे पहले मायोग्लोबिन निकलता होता है, सीकेएमबी रीइंफार्क्शन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रोपोनिन, टी एंड आई ये कार्डिक स्पेसिफिक होते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं, और लास्ट में अपने रट्टा मार लेना है जो एलडीएच होता है वो सबसे लेट निकलता होता है। ओके, और आप ईसीजी से लोकलाइज भी कर सकते होते हैं। अच्छा, एमआई में ना आपको क्या नजर आती है, एमआई में स्पेसिफिकली स्टेमी में आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगी और इसकी अपवर्ड कन्वेक्सिटी होती है। अगर आपको डिफ्यूज एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिले और कॉन्केविटी अपवर्ड मिले, ठीक है, यानी अपवर्ड कॉन्केविटी है और पीआर सेगमेंट की डिप्रेशन है, तो वो एमआई नहीं होगा, वो होगा एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होगा। ठीक हो गया, तो बाकी आप ईसीजी की लीड्स देखोगे, V1 V2 सेप्टल वाल को इंडिकेट करती है, V3 V4 एंटीरियर वाल को इंडिकेट करती है, 1 AVL, V5 V6 ये लैटरल वाल को इंडिकेट करती होती है, 2-3 AVF इंफीरियर वाल को इन्वॉल्व करती होती है। अब इंफीरियर वाल में जो एमआई होता है वो राइट कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, इंटीरियर लैटरल वाल का एमआई होता है वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी या लैटरल वाल का सिंपल लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होता है, और एंटीरो सेप्टल का जो होता है ना वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग का होता है। ठीक है, और पूरा एंटीरियर लैटरल वाल मिला दो तो वो आपकी बन जाएगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। जबकि अगर आपको V1 V2 V3 V4 इसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिले तो ये पोस्टीरियर वाल एमआई होता है, और ये पोस्टीरियर कोरोनरी आर्टरी की वजह से देखने को मिलता होता है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, आपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है, रिससिटेट करना होता है, ABCD को मेंटेन किया, फिर आपने मोना थेरेपी देनी है। मोना में मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स और एस्पिरिन दे दिए आपने। फिर आपने एसटी सेगमेंट एलिवेशन की ECG पर। अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है तो आपने चेक किया PCI अवेलेबल है या नहीं। अगर PCI अवेलेबल है और इसका टाइम ड्यूरेशन भी है। अब एक बात याद रख लेना कि जो PCI का जो आइडियल टाइम होता है वो 90 मिनट्स का होता है। ठीक हो गया, ओके 90 मिनट्स का, जबकि थ्रोम्बोलाइसिस का 30 मिनट्स का होता है। क्लियर, आपने ये 2 पॉइंट्स रट्टा मार लेने हैं। सही है, PCI का 90 मिनट्स और थ्रोम्बोलाइसिस का 30 मिनट्स होता है। डोर टू बैलून टाइम इज 90 मिनट्स, डोर टू नीडल टाइम इज 30 मिनट्स। ओके, तो ये दोनों टाइम फ्रेम आपने याद कर लेने होते हैं। ओके, सही है, सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैक्सिमम PCI आप 2 घंटे तक दे सकते होते हैं, ये भी आपने याद रख लेना है। जबकि थ्रोम्बोलाइसिस आप नॉर्मली आप 12 घंटे तक दे सकते होते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट 2 घंटों में आता है और सबसे आइडियल रिजल्ट 30 मिनट्स में आता है। ओके, तो सबसे पहले देखा कि टाइम फ्रेम था यानी 2 घंटों में या 90 मिनट्स में पेशेंट अवेलेबल है या नहीं। अगर है, PCI भी अवेलेबल है, तो आपने स्टंटिंग एंजियोप्लास्टी करनी है, और बाद में आपने GP2B3 इनहिबिटर आपने देने होते हैं। ओके, सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर अवेलेबल नहीं है या फिर टाइम फ्रेम अगर PCI अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपने IV थ्रोम्बोलाइटिस देने होते हैं, और इसके बाद आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या फोंडापायरोनिक्स देने होते हैं, और फिर आपने दोबारा से क्या करनी है, कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी है विद इन द 24 आवर्स। अगर एसटी सेगमेंट की एलिवेशन नहीं है तो आपने स्टार्ट लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या फोंडापायरोनिक्स से करना होता है। नाइट्रेट्स की
इन्फ्यूजन देनी होती है। फिर आपने ग्रे स्कोर चेक करना होता है। अगर ग्रे स्कोर मीडियम टू हाई रिस्क है तो आपने क्रोनिक एंजियोग्राफी करनी है, अगर लो है तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है और एंटीप्लेटलेट ड्रग देनी होती है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए लाइक नाइट्रेट देती है, एंटी एंजाइनल ड्रग है, एंटीमेटिक्स में मेटाक्लोप्रामाइड है, डायूरेटिक्स देगी पल्मोनरी एडीमा में, और एस इनहिबिटर भी दे सकते होते हैं, लेकिन लिखना वगैरह कुछ नहीं है इसका। सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, List the four common complication of this condition. ओके, फोर कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम आई। तो एम आई की वजह से ना डेथ हो सकती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से। एम आई की वजह से आपको एक्यूट पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है, ट्रसलर सिंड्रोम हो सकता है। एम आई की वजह से कोई चीज़ याद रख लेनी है कि अगर कहने का मतलब है कि अगर इंटरवेंटिकुलर सेप्टम रप्चर हो गया तो फिर एक्वायर्ड वीएसटी हो जाएगा, अगर पैपिलरी मसल रप्चर हो गया तो एमआर हो जाएगा। सही हो गया। ओके, और अगर फ्री वाल रप्चर होगी तो कार्डिक टेम्पोनाट हो जाएगा। तो ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। वेंट्रिकल कैन्यूरिज्म भी हो सकता है, ओके, या री इन्फेक्शन भी हो सकता है, या रीपरफ्यूजन इस्केमिक इंजरी भी हो सकती है। अब इसके बाद कार्डिक एंजाइम एमआई लिखे हुए तो आपको पता है कि सबसे पहले मायोग्लोबिन निकलता होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रोपोनिन टीएनआई होता है, और री इन्फेक्शन को चेक करने के लिए सीकेएमबी को कराते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये है। ओके, और जो इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन होती है ईसीजी होती है, इसके अलावा आप कार्डिक बायोमार्कर कराते होते हैं, सीबीसी आरएफटी है सारे करा सकते हैं। इको करा लोगे आप, और एक्सरे चेस्ट करा लोगे पल्मोनरी एडीमा या कार्डियोमेगाली को देखने के लिए। ओके, सही है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, कोई काम की चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि ACS एंटीरियर सॉरी ओके, एक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम। ओके, एक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम दो टाइप के होते हैं, टोटल एक्लियन और पार्शियल एक्लियन। अगर टोटल एक्लियन है डैट मीन्स फिब्रिन रिच क्लॉट है, डैट मीन्स आप वो कर सकते हो पीसी पर पीसीआई कर सकते हो, यानी एंजियोप्लास्टी कर सकते हो, या थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हो स्टेमी के अंदर। लेकिन अगर पार्शियल एक्लियन है डैट मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाक है, और बायोमार्कर नहीं है तो अनस्टेबल एंजाइना, बायोमार्कर है तो एंस्टेमी आपने रट्टा मार लेना है। सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद रिस्क फैक्टर बताए हुए आपको पता है कि एज, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन या फैमिली होती है, इसको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद इस क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे, सीवियर रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन और profuse sweating भी हो रही है। ओके, at 6 a.m. on cold winter, on presentation at 8 a.m. his pulse rate was 110। ओके, ठीक है, पल्स बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, डैट मीन्स हाइपरटेंशन का है। और देखो टाइम फ्रेम, देखो टाइम फ्रेम 6 बजे हुआ था और 8 बजे आपने चेक किया है, और इसकी पैरामीटर्स डी रेंज है, डैट मीन्स कि ये एक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम होता है। ओके, इसकी बात है कि ब्लड प्रेशर 150/100 है, और फोर्थ हार्ट साउंड आपको मिल रही है लेफ्ट पैरास्टर्नल एरिया पे, डैट मीन्स कि उसको लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी भी है। तो डायग्नोस क्या होगा, अनस्टेबल एंजाइना, एमआई को रखना होता है। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस भी रख सकते हैं, इसमें भी रेट्रोस्टर्नल पेन हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म रख लो। इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन ईसीजी करा लोगे, फिर ट्रोपोनिन लेवल कराओगे, सीकेएमबी, ट्रोपोनिन टीआई, एक्सरे चेस्ट कराओगे, इकोकार्डियोग्राफी और क्रोनिक एंजियोग्राफी करा लोगे। ठीक हो गया। ओके, ऑलमोस्ट ये सारे आ जाएंगे। इसके बाद है कि अनस्टेबल एंजाइना में इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ईसीजी है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कभी भी नहीं करवाएगा इसमें, और ट्रोपोनिस। इसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ। जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होता है अनस्टेबल एंजाइना में, वो कौन सा होता है, वो आप सिंपल जो आप देते हो एनस्टामी वाला, कि आप फोंडा पैरानिक से पहले तो आप इमरजेंसी में मोना दोगे, मोना, मॉर्फिन, ऑक्सीजन नाइट्रेट, एस्पिरिन। फिर आप फोंडा पैरानिक से लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दोगे, नाइट्रेट्स दोगे, एंटीप्लेटलेट ड्रग दोगे, GP2B3 इनहिबिटर्स दे दोगे। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, सही है। वट अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस चेस्ट पेन के सारे बताए हुए, रेट्रोस्टर्नल पेन के बताए हुए, हाइपरटेंशन है। ओके, सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं लाइक नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपरटेंशन वाले। अच्छा, यहाँ पे एक वो बताया हुआ है, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन बताई हुई है, न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन की। ओके, ठीक है। अच्छा, इस पे आओ, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पेशेंट को हिस्ट्री है कार्डिक डिजीज की, और 30 मिनट से सीवियर चेस्ट पेन और एपिगैस्ट्रिक पेन, डैट मीन्स ये एमआई है, और वो हिस्ट्री भी दे रहा है ऑफ एंड ऑन चेस्ट पेन की। कभी कभार चेस्ट पेन होता है, ओके, वाइल वॉकिंग एंड बाथिंग। ओके, ठीक हो गया। वॉकिंग से और बाथिंग से आपको चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है। ओके, और ये पेन रेस्टिंग करने से भी बेटर हो जाता है। अगर रेस्ट करने से बेटर हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कि वो क्लास 2 या 3 से बिलोंग कर रहा था, लेकिन जो करंटली जो पेन है, ओके, वो अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रेस्ट में भी ठीक नहीं हो रहा, तो अब इसका जो है वो क्लास 4 से बिलोंग कर रहा है। अदरवाइज पहले था वो क्लास 3 था, सिम्टम्स ऑन डेली रूटीन एक्टिविटी। ठीक हो गया। ओके, लेकिन डेली रूटीन एक्टिविटी में याद कर लेना ये क्लास 2 बनता है। अगर डेली रूटीन एक्टिविटीज़ पे होते हैं, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ पे होते हैं, तो वो क्लास 2 होता है। क्लास 3 का मतलब है लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। सही हो गया। ओके,
वैसे इसने क्लास 3 में डेली रूटीन एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, लेकिन बुक के अंदर लिखा है कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी करने से अगर सिम्टम हो तो वह क्लास 2 होता है, ठीक है, और सिम्टम एट रेस्ट हो तो वह क्लास 4 हो जाता है। इसके बाद हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन को मैनेजमेंट कैसे करोगे? मैंने वही कहा था कि सबसे पहले एज देखनी होती है। एज अगर 55 साल से नीचे है तो आपने एस इनहिबिटर देना है, अगर 55 साल से ऊपर है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। दूसरे स्टेप में एस इनहिबिटर के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तीसरे में थायराइड डायूरेटिक है, और चौथे में आपके ऐड करते हैं दूसरी डायूरेटिक या अल्फा बीटा ब्लॉकर ऐड करते होते हैं। क्लियर? अगर 55 साल से ऊपर है तो आपने इनिशियली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या थायराइड डायूरेटिक देनी है, एस इनहिबिटर नहीं देना होता। बेसिक रूटीन टेस्टिंग फॉर हाइपरटेंशन, वो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में आप क्या क्या करवाओगे? ओके, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है तो आपने सारी बेसलाइन लिख देनी है। ओके, सीबीसी आ जाएगा, ओके, ईएसआर, सीआरपी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, ब्लड यूरियन केराटिनिन आ जाएगा, ओके, किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए ब्लड यूरिया केराटिनिन, और यूरिन एग्जामिनेशन है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी करा लेंगे, लिपिड प्रोफाइल है, इन केस कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है, ईसीजी करा लोगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट है, कोई थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से तो नहीं है, और चेस्ट एक्सरे करा लोगे। अब है कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। ओके, अब हाइपरटेंशन को आपने दो में डिवाइड करना होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इडियोपैथिक होती है, ओबीज में देखने को मिलती है, और जो सेकेंडरी होती है ना, सेकेंडरी आपको डिजीज की वजह से होती है, पैथोलॉजी की वजह से देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल रीनल डिजीज की वजह से, लाइक पैरेनकाइमल डिजीज है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। एंडोक्राइन के अंदर एक्रोमेगाली, फियोक्रोमोसाइटोमा, थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम, इसमें हाइपरटेंशन होती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में कोएक्टेशन ऑफ आयोटा, और ड्रग्स में आपको पता है कि कुशिंग सिंड्रोम में स्टेरॉइड्स होते हैं, तो ये आपने इंक्लूड कर लेने हैं। अब बेड साइड क्लिनिकल साइंस जो आपको हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में नोट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो फीमोरल डिले, पल्स चेक किया, अगर आपको रेडियल डिले मिलता है तो आपको टाकोयासु आर्थराइटिस होता है, अगर रेडियो फीमोरल डिले है तो आपको कोएक्टेशन ऑफ आयोटा होता है। इसके बाद पाल्पेशन करोगे, पाल्पेशन में इनलार्ज किडनीज मिलेगी तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, और अगर आपको एब्डोमिनल ब्रूई मिले तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है, और अगर आपको ऑप्टिक फंडस देखे फंडोस्कोपी पे एब्नॉर्मल मिले, पैपिलिडीमा मिले, दैट मींस रेस्ड आईसीपी है। ओके, 4 रिमीडिएबल कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, जिसको आप ठीक भी कर सकते होते हैं, ठीक हो गया। ओके, 3 तो उसमें दो तो उसके एंडोक्राइन है, यानी मोस्ट कॉमन तो आपने रट्टा मार लेना है, सीपीआर से रट्टा मारना है, सीपीआर से। ओके, कुशिंग और कोएक्टेशन ऑफ आयोटा, फियोक्रोमोसाइटोमा और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। फियोक्रोमोसाइटोमा कुशिंग सिंड्रोम दोनों एड्रीनल ग्लैंड की डिजीज है। कोएक्टेशन ऑफ आयोटा सीवीएस का, और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस रीनल प्रॉब्लम है। ओके, सही है। एक 17 साल का लड़का है जिसको हाइपरटेंशन यानी 140/90 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए? तो मैंने कहा था कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कार्डियक डिजीज हो सकती है, लाइक कोएक्टेशन ऑफ आयोटा, रीनल डिजीज में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस था, और एंडोक्राइन में मैंने बताया था कुशिंग्स और फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके हवाले से आपने इन्वेस्टिगेशन लिखनी है। ओके, तो अगर आपने कार्डियक डिजीज करवाना तो सबसे पहले आप एम्बुलेटरी प्रेशर देखोगे आप। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि वाइट कोट हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकती है, डॉक्टर को देख के ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ओके, चेस्ट एक्सरे कराओगे और इको करा लोगे। चेस्ट एक्सरे में आपको कार्डियोमेगाली और इको में लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी मिल सकती होती है। चेस्ट एक्सरे में आपको कोएक्टेशन ऑफ आयोटा भी मिल सकता है। रीनल डिजीज में रीनल स्टेनोसिस और रीनल एंजियोग्राफी करा लोगे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए। ओके, और एंडोक्राइन के केस में फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए आप क्या करवाते हैं? ओके, यूरिनरी वेनाइल मेंडेलिक एसिड, ओके, वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड है, और मेटानेफ्रिन की एक्सक्रीशन को चेक करोगे। कुशिंग सिंड्रोम को चेक करने के लिए यूरिन के कॉर्टिसोल लेवल और डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट कराओगे, और एल्डोस्टेरोन और रेनिन के लेवल कराओगे टू रूल आउट प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म है। इसके बाद है क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ओके, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है इनकी क्लासेस बतानी है, तो वन सेकंड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एस इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थायराइड डायूरेटिक, अल्फा बीटा ब्लॉकर आ जाती है। क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अप्लाई कराओगे? वेट कम से कम करवाओगे, लो फैट, लो शुगर, लो साल्ट डाइट है, स्मोकिंग छुड़वाओगे, अल्कोहल छुड़वाओगे, एक्सरसाइज कराओगे। तो ये तो सारा जनरल था। इसके बाद रूमेटिक फीवर में आ जाते हैं, या रूमेटिक हार्ट डिजीज है। रूमेटिक फीवर के लिए या रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए क्राइटेरिया होता है जॉन्स क्राइटेरिया। 2 मेजर चाहिए, या 1 मेजर या 2 माइनर चाहिए, या फिर आपको नहीं 2 माइनर या 1 मेजर या 1 माइनर, साथ में आपको रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का एविडेंस चाहिए। ओके, अब इसके मेजर क्राइटेरिया का निमोनिक होता है जोन्स, जे से जॉइंट्स प्रॉब्लम लाइक माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है, ओ से हार्ट बना दो तो पैन कार्डाइटिस आ जाएगा, एन से नोड्यूल है, सबकुटेनियस नोड्यूल है, ई से एरिथेमा मार्जिनेटम आ जाएगा। ओके, और सी से एस से आपका सिंडेनहैम कोरिया आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद माइनर क्राइटेरिया में जो निमोनिक होता है कैफे पाल है, सी से सीआरपी बढ़ जाता होता है, क्लियर। ए से आपको आर्थरेल्जिया देखने को मिलता होता है, एफ से फीवर है, ई से ईएसआर बढ़ जाता है, पी से आपको प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, ए से एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है या एनीमिया ऑफ रिमेटिक फीवर, और इसके अलावा एल से ल्यूकोसाइटोसिस है। ये सारा आपको मैंने बता दिया। ओके, आगे चलते होते हैं। अच्छा, जब भी किसी पेशेंट को एक्यूट
न्यूमैटिक फीवर होगा तो मैटर रिगर्जिटेशन होगी, तो मैटर रिगर्जिटेशन में सॉफ्ट S1 होती है, पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है जो कि एक्सिला पे रेडिएट कर रहा होता है, जबकि क्रॉनिक के अंदर मैट्रल स्टेनोसिस होगी। मैट्रल स्टेनोसिस में लाउड S1 होती है और आपको क्या मिल सकता होता है, आपको मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है एपेक्स के ऊपर। ठीक हो गया, क्लियर। तो न्यूमैटिक फीवर का सिनेरियो आ जाएगा। ओके सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, जोन्स क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अब मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले अपने बेड रेस्ट और सपोर्टिव मैनेजमेंट देनी होती है अगर किसी को एंटीबायोटिक देनी है एंटी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के तौर पर। ओके, यानी स्ट्रेप्टोकोकस को टारगेट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देनी होती है। कौन सी एंटीबायोटिक होती है? बेंजाइल पेनिसिलिन होती है या बेंजेथिन पेनिसिलिन होती है। अगर रेजिस्टेंस आ गया तो आपने रिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करनी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जॉइंट्स के प्रॉब्लम में आपने एस्प्रिन और पेराडिनिसोलोन इस्तेमाल करनी है। सिडिन हैम कोरिया तो आपने हैलीपेरिडोल और डायजिपाम इस्तेमाल करना है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो डाइजॉक्सिन और डायूरेटिक्स आ जाएगा और प्रोफाइलैक्सिस आ जाएगा। अब प्रोफाइलैक्सिस में जो प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस होती है ना, ये प्राइमरी जो कि आपने क्या करना है, इन्फेक्शन को ठीक करना है, ट्रेड फेरेंजाइटिस है। और जो सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस होती है उसमें आपने बेंजाइल पेनिसिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं या ओरल पेनिसिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं या सल्फाडियाजिन या रिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। ओके, अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप वही जो मैंने आपको सारा बताया था, CBC ESR CRP जो क्राइटेरिया था ना आपका मेजर माइनर वाला, खासतौर पर माइनर वाला, वही सारा लिख देना है। CBC में ल्यूकोसाइटोसिस, ESR CRP रेस्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, पहले तो स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ तो आप थ्रोट स्वैब कल्चर कराओगे ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए, और आप एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O ASO टाइटर करा लोगे और एंटी DNS भी करा लोगे। इसके बाद एविडेंस ऑफ कार्डाइटिस है। ओके, अब कार्डाइटिस को पता लगाने के लिए क्या क्या करते होते हैं। कार्डाइटिस के लिए आप एक्सरे टेस्ट कराओगे जिसमें आपको कार्डियोमेगाली पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगी। ECG में आपको फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक देखने को मिल सकता है और रिडक्शन इन QRS कॉम्प्लेक्स, और इको में आपको कार्डिक एब्नॉर्मैलिटीज या कार्डिक डायलिटेशन देखने को मिलती है। अगर एपेक्स पे आपको डायस्टोलिक मर्मर आपको देखने को मिले तो क्या क्या डिफरेंशियल्स होते हैं? 3 डिफरेंशियल्स होते हैं। मिमोनिक है कैम, ओके, C से कैरिकोम्स मर्मर, A से यॉर्टिक रिगर्जिटेशन जिसको बोलते हैं ऑस्टन फ्लिंट मर्मर, और M से मैट्रल स्टेनोसिस। ये डायस्टोलिक मर्मर करवाते हैं स्पेसिफिकली। जो मैट्रल स्टेनोसिस है वो तो मिड डायस्टोलिक मर्मर कराता है। कैरिकोम्स मर्मर ये भी मिड डायस्टोलिक होता है। ऑस्टन फ्लिंट मर्मर अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है। ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। आगे चलते होते हैं। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। सर्जरी में क्या करते हैं आप ना, वेल्वुलोप्लास्टी करते हैं और या फिर आप वेल्व रिपेयर कर सकते हैं या वेल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते होते हैं। ओके, वेल्वोटमी कर सकते हैं या माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट कर सकते होते हैं। कॉज ऑफ जॉइंट पेन, ओके, जॉइंट पेन की होगा सबसे पहले ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन हुआ, सोर थ्रोट कराया, ऑटो एंटीबॉडी बनी अगेंस्ट द एम प्रोटीन, ये क्रॉस रिएक्ट करेगी विद द एंटीजन ऑन जॉइंट्स। ओके, और इसने जॉइंट में इन्फ्लेमेशन करा दिया। अब प्रिवेंशन ऑफ फीवर, ओके, अब इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करोगे? वन सेकेंड, बेंजाइल पेनिसिलिन एरिथ्रोमाइसिन करोगे और प्रॉपर हाइजीन वगैरह को मेंटेन करोगे। ओके, सही है। इसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छा क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? ओके, क्रॉनिक ह्यूमैटिक हार्ट डिजीज आपको देखने को मिल सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देखने को मिल सकता होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, ओके, माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से, और एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से क्या होगा, आपको इम्बोलिक स्ट्रोक देखने को मिल सकता है, लास्ट में AV ब्लॉक या हार्ट फेलियर हो सकते हैं। ओके, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस, ओके, सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस कब तक चलानी होती है? अगर कोई कार्डाइटिस नहीं है, कोई कार्ड यानी कहने का मतलब है कोई पेन कार्डाइटिस नहीं है तो आपने 5 साल तक देना है, 5 साल तक दवाइयाँ देनी है या 21 साल तक देनी है, और जो लंबा ड्यूरेशन हो। इसके बाद अगर कार्डाइटिस में इंक्लूडेड है, ओके, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने 10 साल तक देनी होती है दवाइयाँ या फिर 21 साल तक या जो मर्जी इनमें से लंबा हो। और अगर वेल्वुलर डिजीज़ भी है, कार्डाइटिस के साथ वेल्वुलर डिजीज़ भी है तो आपने 10 साल या फिर 40 साल तक चलानी होती है। ओके, ठीक है, जो इनमें से लंबा हो। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ऑलमोस्ट यूरोमैटिक फीवर तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। कैसे, अगर कहते हैं कि किसी को फीवर हो, मरमर हो, स्प्लीनोमेगाली हो तो आपने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की तरफ जाना होता है। क्लियर, सही हो गया। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाला टॉपिक हम देख रहे थे। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पे क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, वह है ड्यूक्स क्राइटेरिया। अब ड्यूक्स में 2 मेजर होते हैं या 1 मेजर या 3 माइनर होते हैं या 5 माइनर होते हैं। ठीक हो गया, ओके, ये डायग्नोस बनाने के लिए होते हैं। अब जो मेजर क्राइटेरिया होते हैं उसमें निमोनिक होता है बेन। ओके, नंबर 1 आपको ब्लड कल्चर चाहिए, नंबर 2 इकोकार्डियोग्राफी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और न्यू वाल्वुलर रिगर्जिटेशन चाहिए। और माइनर के अंदर क्या होता है? माइनर में निमोनिक होता है P5, प्री डिस्पोजिंग हार्टली एंड फीवर, IV ड्रग यूजर होना चाहिए, वास्कुलाइटिक फिनोमिना और इम्बोलिक फिनोमिना आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया।
अब इसके बाद इम्यूनोलॉजिकल और वास्कुलर फिनोमिना क्या क्या देखने को मिलता होता है। ओके, आपको स्प्लिंटर हेमरेज देखने को मिलते हैं, ऑस्लर नॉट्स होते हैं, जैनवेलियन होते हैं, रोथ स्पॉट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया होता है और हार्ट मर्मर्स आपको देखने को मिलते हैं। उनका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो रिमेटिक हार्ट डिजीज होता है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन काज स्टेफ ऑरियस होता है और स्टेफ ऑरियस वैसे राइट साइडेड वेल्व्स को अफेक्ट करता होता है। इंट्रावेनस ड्रग यूजर में देखने को मिलता होता है। क्लियर, ट्राइकस्पिड वेल्व को ज़्यादा इन्वॉल्व करता होता है। ओके, अच्छा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे आप? ब्लड कल्चर कराओगे, 3 से लेकर 6 सेट्स कराओगे ब्लड कल्चर के। इकोकार्डियोग्राफी करा लोगे आप, ईसीजी करा लोगे जिसमें आपको फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक मिल सकता है। एक्सरे चेस्ट कराओगे, कार्डियोमेगाली या हार्ट फेलियर हो सकता है। ब्लड एग्जामिनेशन में सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी तीनों एलिवेटेड होगा। यूरिन में हीमाचूरिया मिलेगा और सीरोलॉजी करा लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आपने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को रिमूव करना, क्योंकि बार बार हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेंटल एब्सेस, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। फिर आपने इंपीरिकल थेरापी देनी होती है। इंपीरिकल थेरापी डिपेंड करता है किस टाइप का एंडोकार्डाइटिस है। जो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है ना, वो आपको देखने को मिलता होता है, कहने का मतलब है विरिडियंस की वजह से। तो विरिडियंस के लिए आप एमोक्सिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंटामाइसिन आपने सबके साथ देनी होती है। एक्यूट वाला स्टफ ओरियस की वजह से होता है तो आपने वेनकोमाइसिन देनी होती है। अगर पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है तभी वेनकोमाइसिन देनी होती है। प्रोस्थेटिक वेल्व्स है, ओके, प्रोस्थेटिक वेल्व वाला स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस की वजह से होता है तो वेनकोमाइसिन के साथ रिफेम्पिन भी ऐड करनी होती है। और स्ट्रेप्टोकोकल एंडोकार्डाइटिस है तो आपने बेंजाइल पेनिसिलिन इस्तेमाल करनी होती है। सर्जरी में आप कार्डिक सर्जरी करोगे और इन्फेक्टिव मटेरियल की डिब्राइडमेंट कर दोगे। क्लियर, सही है, और वेल्व की रिप्लेसमेंट कर दोगे। आगे बताया कि जो क्राइटेरिया बताया हुआ ड्यूक्स क्राइटेरिया के 2 मेजर चाहिए या 1 मेजर या 3 माइनर चाहिए या 5 माइनर चाहिए होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, क्लिनिकल फाइंडिंग्स टू रीच द डायग्नोसिस, तो आपको क्या क्या मिल सकता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के सिनेरियो में? आपको फीवर मिलेगा 38 डिग्री से सेंटीग्रेड का, स्प्लिंटर हेमरेज, ओस्लर नोट, जैनवे लिगन। ओस्लर नोट पेनफुल होते हैं, जैनवे लिगन पेनलेस लिगन होती है। ठीक है, और हार्ट मर्मर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाई इट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो उसने बताया कि 4 से लेकर 14 साल वाली उम्र में देखने को मिलता है। लो ग्रेड फीवर, मैंने बताया था, फीवर, मर्मर और स्प्लीनोमेगाली, ये अगर आ जाए तो इसका मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। नेक्स्ट है माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस में आपको S1 साउंड लाउड होती है, P2 साउंड लाउड मिल सकती है। ओके, क्यों होती है P2 लाउड? ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। लो पिच आपको मर्मर सुनाई देता है, मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है, अपेक्स पे होता है, बेल से सुनोगे लेफ्ट लैटरल पोजीशन में और वो भी एक्सपायरेशन में, क्योंकि लेफ्ट साइड के जो मर्मर्स होती है ना वो एक्सपायरेशन पे बढ़ जाते हैं। और आपको ओपनिंग स्लैम भी मिलेगा, मेलर माइट्रल फेसिस या मैलर फ्लश भी मिलता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के साइंस मिल सकते हैं। ओके, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट वेंट्रिकल हीव भी मिल सकती है और एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकती है। इरेगुलर पल्स है। जबकि मैट्रल रिगर्जिटेशन में आपको लाउड सॉफ्ट S1 होती है, पैन सिस्टोलिक मर्मर एपेक्स पे होता है जो कि एक्सिला पे रेडिएट कर रहा होता है, और जो एपेक्स होती है, एपेक्स बीट होती है, वो डिस्प्लेस हो जाती है। ओके, लाइक अगर इस सिनेरियो में आऊँ तो वीकनेस राइट हाफ ऑफ द बॉडी में है, वीकनेस है, डेट मीन्स एम्बोलिक ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक हुआ था उसको 2 दिन पहले, जो कि रिकवर कर गया था। ओके, अब 6 घंटों तक था ना, अगर 24 घंटों में रिकवर कर जाता तो वो ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक होता है। ठीक है, अगर 24 घंटों से ऊपर होता तो वो स्ट्रोक होता है। सही हो गया, क्लियर। इसके बाद आपने ये 2 नोट करना है कि इस सिनेरियो में पाल्पिटेशन है, इरेगुलर पल्स है, दैट मीन्स एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो माइट्रल स्टेनोसिस हुआ, माइट्रल स्टेनोसिस एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, उससे एम्बोलिक स्ट्रोक हुआ और उससे वीकनेस हो गई है। क्लियर, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे? अब हार्ट के केस में जब भी इन्वेस्टिगेशन पूछे वैल्वुलर डिजीज में तो एक्सरे चेस्ट कराना है, इको ईसीजी करानी है और फिर इको करानी होती है। और जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन आपकी 2D इको या डॉपलर इको होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? ओके, अब चूंकि इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है तो आपने वार्फरिन देना होता है सिस्टमिक एम्बोलिज्म के लिए। ओके, फिर आपने BCD देना है, B से बीटा ब्लॉकर, C से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D से डाइजॉक्सिन है वेंट्रिकल के रेट को कंट्रोल करने के लिए, और आपने डायूरेटिक्स आपने देनी होती है। ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन को देखने के लिए। ट्रीटमेंट के अंदर बैलून वेल्वुलोप्लास्टी करते होती है और माइट्रल वेल्वोटमी या माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट करते होते हैं। ठीक है, ओके, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है? वेल्वुलोप्लास्टी या वेल्वोटमी कर सकते हैं। लास्ट में आपने माइट्रल वेल्व को रिप्लेस करना होता है। अब चेस्ट एक्सरे में आपको क्या मिलता होता है? माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होती है तो आपको डिस्टेंडेड पल्मोनरी वेन्स आपको देखने को मिलती है, स्ट्रेटनिंग ऑफ लेफ्ट बॉर्डर आपको देखने को मिलता होता है, डबल डेंसिटी साइन मिलेगा या डबल शेडो मिलेगा लेफ्ट एट्रियम का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा कैरिना को सप्लाई कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक दोनों इनलार्ज हो सकते हैं। इसके बाद अयोटिक डिजीज वाला पढ़ लेते हैं। अयोटिक वैल्वुलर डिजीज है तो इसमें आपका अयोटिक रिगर्जिटेशन और अयोटिक स्टेनोसिस आ जाता है। अब अयोटिक रिगर्जिटेशन होता है, इसमें जो पल्स होती है लार्ज वॉल्यूम की कोलैप्सिंग पल्स होती है, कोरिगॉन पल्स होती है, इसमें ड्रोजियस साइन, ट्रोबी साइन, पिस्टल शूट,
फीमोरल पल्स आपको देखने को मिलती है, मुसर्ट साइन, मुलर साइन, इतने सारे साइंस आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। लो वॉल्यूम कोलैप्सिंग पल्स, कोरिगान पल्स आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। लो डायस्टोलिक प्रेशर आपको देखने को मिलता है, पल्स प्रेशर बढ़ जाता होता है। अर्ली डायस्टोलिक मरमर होता है, डिस्प्लेस्ड एपेक्स बीट होती है। जबकि एयोर्टिक स्टेनोसिस में आपको रट्टा मार लेना, सैड ट्राइड, सैड, सिनकोपी, एंजाइना और एक्सर्शनल डिस्निया। ओके, बाकी इसमें इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है, स्लो राइजिंग कैरोटिड पल्स होती है, इसको बोलते हैं पल्सस पैरवस ई टार्डस। पल्स प्रेशर नैरो होता है और अपेक्स बीट भी डेविएट या डिस्प्लेस्ड हो सकती है। ओके, तो इसके बाद है कि एक पेशेंट है जिसको प्रोग्रेसिव डिस्निया है, टैकीकार्डिया है, लार्ज वॉल्यूम पल्स है, डेट मींस ईआर है। अर्ली डायस्टोलिक मरमर बेस्ड ऑन द हार्ट में है, डेट मींस ईआर है। अब ईआर में कौन कौन से साइंस आप देखते हैं? ओके, तो ईआर में जो पल्स होती है वो लार्ज वॉल्यूम या कोलैप्सिंग पल्स होती है, ठीक है। ओके, और उसका पल्स का कहने का मतलब है डायस्टोलिक प्रेशर या पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इन शॉर्ट पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कोलैप्सिंग पल्स होती है, बाउंडिंग पेरिफेरल पल्स आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। और आपको कैपिलरी पल्सेशन देखने को मिल सकती है नील बेड में, जिसको बोलते हैं क्विंकी साइन, क्विंकी साइन। फीमोरल ब्रूई देखने को मिल सकती है, जिसको बोलते हैं पिस्टल शॉट, पिस्टल शॉट को बोलते हैं ड्रोजियस साइन। और हेड बोब कर रहा होता है पल्स के साथ, जिसको बोलते हैं डी मुस्टर्ड साइन। और यूवोला में भी पल्सेशन देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं मुलर साइन। ओके, मुसर्ट साइन हेड है और मुलर यूवोला है। ड्रोजियस पिस्टल शॉट आ जाएगा और क्विंकी आ जाएगा, कैपिलरी पल्सेशन को बोलते हैं। क्लियर। और मरमर्स कौन कौन से होती है इसमें? अर्ली डायस्टोलिक मरमर आपको देखने को मिल सकती है, एक्सपायरेशन है। इसके अलावा आपको सिस्टोलिक मरमर भी देखने को मिल सकता है। वो क्यों होगा? फ्लो मरमर होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से होता है। इसके अलावा मिड डायस्टोलिक मरमर भी आ सकता है, जिसको बोलते हैं ऑस्टन फ्लिंट मरमर है। ओके, सही है। बाकी इसके अलावा आपको फोर्थ हार्ट साउंड मिल सकती है, क्रैपिटेशन आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, खत्म होने वाला है। ओके, तो डायग्नोस आपका ए आर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आयोटिक एरिया में जो कि कैरोटिड में रेडिएट कर रहा है, डेट मीन्स ये आपको क्या मिलेगा? आयोटिक स्टेनोसिस है। वंस अगेन मैंने बताया था कि जब भी आपको मरमर का सवाल आया हुआ तो आपने स्टार्ट करना है एक्सरे से, फिर ईसीजी पे जाना है, फिर इको पे जाना है, और आपने लिखना है कि जो 2D इको है या डॉपलर इको होती है, इन्वेस्टिगेशन या चॉइस होती है। क्लियर। और आपने क्या करनी होती है? मैटर वाल्व, आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट करनी होती है। अब वो ये बता रहा है अगर मैटर वाल्व का डिजीज है तो आपने रिपेयर करना है, वेल्विलोप्लास्टी या वेल्वोटमी करना है, रिप्लेसमेंट बाद में करते हैं। लेकिन अगर आयोटिक वाल्व का डिजीज है तो आपने शुरू में ही वाल्व रिप्लेसमेंट कर देनी है, एयोर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट कर देनी है। इसके बाद हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हुक्म है, तो इसमें आपको सडन कार्डिक डेथ की फैमिली हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ओके, और इसमें आपको पल्सेस बिस्फिरन देखने को मिलता होता है, जर्की पल्स होती है, डबल इंपल्स मिलेगी एपेक्स के ऊपर। ओके, अब डबल इंपल्स मिलेगी। ओके, पल्सेस बिस्फिरन को रट्टा मार लेना है, ठीक है। ओके, और एक और बात रट्टा मार लेना, एज फॉर पाल्पेबल होती है, और दो तरह के इसमें मरमर देखने को मिलते हैं। नंबर 1 रट्टा मार लेना कि बेस पर आपको मिड सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलता होता है। ओके, या इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर भी हम उसको कह सकते होते हैं, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। इसके बाद मैटर रिगर्जिटेशन है, उसकी वजह से पैन सिस्टोलिक मरमर होगा। ओके, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? दो तरह की मरमर होते हैं, एयोर्टिक स्टेनोसिस की वजह से और मैटर रिगर्जिटेशन वाला मरमर, दोनों ही आपको सिस्टोलिक मरमर होते हैं। जो एयोर्टिक स्टेनोसिस वाला होता है वो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है, आपको बेस पे मिलता होता है, जबकि मैटर रिगर्जिटेशन वाला मरमर पैन सिस्टोलिक मरमर होता है और वो आपको एपेक्स पे देखने को मिलता होता है। डबल एपिकल पल्सेशन देखने को मिलती है। ओके, और S4B ऑडिबल या पाल्पेबल होती है। तो ये हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होता है, और उसके फादर की यानी फैमिली में सडन कार्डिक डेथ की हिस्ट्री होती है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे? वंस अगेन एक्सरे, ईसीजी करा लोगे और जेनेटिक टेस्टिंग करा लोगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन या प्रोटीन सी की म्यूटेशन देखने को मिल सकती है। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसिस इकोकार्डियोग्राफी है, उसमें आपको सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ मैट्रल लीफलेट मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद वर्स्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होते हैं। वर्स्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है कि अगर यंगर एज में मोर्टेलिटी आपको देखने को मिल रही है तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। इसके अलावा मेल जेंडर है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है सडन डेथ की। ओके, ठीक है। सिनकोपी है, जेनेटिक मार्कर है। ओके, या फिर एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपोटेंशन है, लाइक फुटबॉल खेलर्स का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके बाद आगे आ जाती है पेरिकार्डाइटिस वाला टॉपिक है। ओके, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस वाले टॉपिक में आपने याद करना है कि इसमें भी रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होता है, शोल्डर में या नेक में रेडिएट कर रहा होता है, लेकिन ये डीप ब्रीदिंग से और मूवमेंट से बढ़ता है, यानी ये प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, पोजीशन से बढ़ जाता है और ये सिटिंग फॉरवर्ड से ठीक हो जाता है। लो ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलेगा, फ्रिक्शनल रब मिलती होती है और बैक स्ट्राइड आपको देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ कार्डिक टम्पोनाट। ओके, अगर पेरिकार्डाइटिस की वजह से कार्डिक टम्पोनाट हो गया, अब बैक स्ट्राइड में आपको जेवीपी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आपको मफल्ड हार्ट साउंड मिलती है, और कार्डिक टम्पोनाट में पल्सेस पैराडॉक्सेस भी आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। और ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे आप? एस्पिरिन है, एनसेड है और स्टीरॉइड्स दोगे, प्रेडिनिसोलोन दे दोगे। ओके, और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में अगर जेवीपी बढ़ जाती है, ओके,
पैराडॉक्सिकल राइज इन जेवीपी ऑन इंस्पायरेशन, तो इसको कुस्मल साइन कहते हैं। ये कुस्मल साइन आपको कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। जबकि पल्सेस पैराडॉक्सिस में क्या होता है, पल्सेस पैराडॉक्सिस में आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 10 मिलीमीटर गिर जाता है ऑन इंस्पायरेशन। तो और ये आपको देखने को मिलता होता है पल्सेस पैराडॉक्सस कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, इसके अलावा कार्डिक टेम्पोनाट में और आपको एक्यूट सीवियर अस्थमा में देखने को मिलता है। सही हो गया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पेरिकार्डाइटिस, तो पेरिकार्डाइटिस की क्या क्या कॉजेज होती हैं? मोस्ट कॉमनली ये इन्फेक्शन की वजह से, वायरस की वजह से होता है, कॉक्सेकी वायरस की वजह से हो सकता है और टीबी की वजह से भी हो सकता है। पोस्ट एमआई हो सकता है जिसको ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर लाइक एसएलई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटिक फीवर है, इसकी वजह से हो सकता है। मैलिग्नेंसी या यूरीमिया की वजह से हो सकता है। सर्जरी के अंदर आपने पेरिकार्डियक्टमी करनी होती है और मेडिकल में आपने एस्पिरिन, एनसेड, स्टीरॉइड्स देने होते हैं। और अगर हार्ट फेल हो रहा है, स्पेसिफिकली डायस्टोलिक हार्ट फेल हो रहा है क्योंकि हार्ट की फिलिंग नहीं होने देता, तो आपने लूप डायरेटिक इस्तेमाल करनी होती है और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आपने इस्तेमाल करने होते हैं। क्लियर। अब इस डायग्राम, इस क्वेश्चन में देखो, एक्सरे चेस्ट में लार्ज ग्लोबुलर शैडो देखने को मिल रहा है, ठीक है, और रफ स्क्रैची साउंड है जो कि फ्रिक्शन आपको इंडिकेट कर रही है। तो ये क्या हो गया है? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की वजह से पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो गया है। और एक बात याद रख लेना कि अगर एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम है उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है लेकिन वो अपवर्ड कन्वेक्सिटी की होती है, जबकि पेरिकार्डाइटिस में जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है उसकी अपवर्ड कॉन्केविटी होती है, डिफ्यूज एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है। और तीसरा पॉइंट याद रख लेना कि इस केस में आपको पीआर सेगमेंट की डिप्रेशन में देखने को मिलती है। क्या एक इन्वेस्टिगेशन कराएगी? जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इकोकार्डियोग्राफी। ठीक हो गया, इकोकार्डियोग्राफी करा लोगे आप एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के लिए। बाकी आप ईसीजी कराओगे, एसटी सेगमेंट एलिवेशन विद अपवर्ड कॉन्केविटी होती है और आपको पीआर सेगमेंट की डिप्रेशन देखने को मिलता है। एक्सरे टेस्ट कराओगे तो आपको वाटर बॉटल हार्ट देखने को मिलेगा, वाटर बॉटल हार्ट या पेयर शेप हार्ट या ग्लोबुलर हार्ट होगा। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई या बायोप्सी ले सकते हैं पेरिकार्डियम की। ट्रीटमेंट क्या होगा पेरिकार्डियल एफ्यूजन का? वंस अगेन पहले आपने एस्पिरिन, एंडोमेथासिन, स्टेरॉइड देने होते हैं और पेरिकार्डियल एफ्यूजन में आपने पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी होती है। और अगर मैलिग्नेंट एफ्यूजन है तो आपने पेरिकार्डियल फिनेस्ट्रेशन कर देनी है। फिनेस्ट्रेशन में छोटे छोटे सुराख कर दोगे ताकि बार बार एफ्यूजन ना हो। या मैलिग्नेंट एफ्यूजन के अंदर आप कीमोथेरापेटिक एजेंट इंड्यूस कर दोगे पेरिकार्डियम कैविटी में और जिससे पेरिकार्डियल कैविटी ओब्लिटरेट हो जाएगी। सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉनिक रीनल फेलियर है और यूरिया का लेवल और क्रिएटिनिन का लेवल दोनों ज़्यादा है, तो इसका मतलब है यूरीमिया। और यूरीमिया वाले पेशेंट में नेक वेन डिस्टेंडेड है, ब्लड प्रेशर चलो ठीक है अभी तो, लेकिन फेंट हार्ट साउंड है, मफल्ड हार्ट साउंड है, तो इसका मतलब है यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस है जिसने कार्डिक टेम्पोनाट करा दिया। वंस अगेन इकोकार्डियोग्राफी कराओगे और इसमें मसला सीकेडी की वजह से है तो आप इसमें हीमोडायलिसिस करा लोगे, पेरिटोनियल डायलिसिस करा लोगे या पेरिकार्डियोसेंटेसिस करा लोगे। और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगा? रेनल ट्रांसप्लांटेशन होगी। सही है, लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद ये अगला सवाल ये भी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट टाइम मिसलिनियस है, मिसलिनियस के अंदर काजेज ऑफ पैन सिस्टोलिक बार पूछ रही है। तो आफ्टर एमआई आपको काजेज ऑफ लाइक एमआई हुआ, पेपिलरी मसल का रप्चर हुआ तो माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है, या कोई वेंट्रिकल सेप्टम रप्चर हो गया तब भी आपको पैन सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिल सकता है वीएसडी की वजह से। ये एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ तो उसकी वजह से फंक्शनल माइट्रल रिगर्जिटेशन आपको देखने को मिल सकती होती है। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। तो मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, तो इसमें याद रख लेना कि एलएमएनओपी देते हैं, लूप डायबिटिक्स, मॉर्फिन, नाइट्रेट्स, ऑक्सीजन पोजीशनिंग है और बाद में आप आइनोट्रोपिक एजेंट इस्तेमाल करते हैं लाइक डोब्यूटामिन, डोपामिन इस्तेमाल करते होते हैं। नेक्स्ट है कि एंटीरियर वाल एमआई और इंफीरियर वाल एमआई, इसमें क्या क्या ईसीजी चेंजेस मिलेगी? लाइक अगर आपका एंटीरियर वाला एमआई है तो आपने V3 V4 को देखना होता है। एंटीरियर लैटरल में आपका V3 V4 1 AVL V5 V6 आ जाता है, ठीक है। एंटीरियर सेप्टल में V1 V2 V3 V4 है और इन्फीरियर वाला एमआई में 2 3 AVF आ जाती है। यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर इन मेडिसिन, तो मेडिसिन के अंदर बीटा ब्लॉकर कहाँ में इस्तेमाल होती है? अगर हम हार्ट के केस में पढ़ते हैं, अंजाना में इस्तेमाल होती है, अंजाना की कॉम्प्लिकेशन है एमआई है उसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है इसमें इस्तेमाल होती है, हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है, ये आपने याद कर लेना है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी इस्तेमाल होती है, एरिथमियास के लिए भी इस्तेमाल होती है और डायसेक्टिंग आयोटिक एनेरिज्म। इसके अलावा किसी को एंजाइटी है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, सर का दर्द है, माइग्रेन है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, ग्लोकोमा है, उसके लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीवर है, कफ है और लेफ्ट लोअर चेस्ट पेन है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और रेडियो फीमोरल डिले है। रेडियो फीमोरल डिले आपको देखने को मिलता है कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा में। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो और ब्रोंकियल ब्रीदिंग में मिल रही है लेफ्ट लोअर बॉर्डर में, परकशन नोट डल है। परकशन नोट डल है, डेट मीन्स क्या है? उसको
प्लूरल इफियन हो चुकी है। ओके, प्लूरल इफियन है। प्लूरल इफियन का मतलब है कि क्वाक्टेशन ऑफ आयोटा जिसने प्लूरल इफियन करवा दी है। ओके, ठीक है। और कहते हैं कि काउंसलिंग आपने कैसे करनी है, हाउ विल यू एडवाइज द पेशेंट डैट कि इसको ऑपरेशन चाहिए। ओके, आपने ये कहना है कि अगर इसका सर्जिकल करेक्शन नहीं हुआ चाइल्डहुड में तो उसको रिकरेंट हाइपरटेंशन हो सकती है। रिकरेंट हाइपरटेंशन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो सकता है, एओर्टिक डायसेक्शन हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, यानी परसिस्टेंट हाइपरटेंशन हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने इसका सर्जिकल रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट है एमसीक्यूज विद ऑप्शंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, यंग फीमेल है जिसको डिस्निया, ओके, कफ है, प्रोडक्टिव ब्लड टिंज फ्रॉथी स्पोटम है। ओके, फ्रॉथी स्पूटम है, कार्डिक ऑस्कल्टेशन किया तो आपको लाउड S1 मिला। अच्छा, डिस्निया कफ ये क्या इंडिकेट कर रही है, डिस्निया कफ हिमोप्टिसिस इंडिकेट कर रही है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर को। लाउड S1 है, डेट मींस माइट्रल स्टेनोसिस और मिड डायस्टोलिक मर्मर है, तो चेस्ट एक्सरे में आपको लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, तो उसको बंद करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं, इंडोमेथासिन देते हैं, और खोलने के लिए PGE1 एनालॉग्स आप देते होते हैं। फ्यूरासीमाइड होती है, फ्यूरासीमाइड क्या करवा सकती है, फ्यूरासीमाइड हाइपोकलीमिया करवा सकती है। ओके, हाइपोकलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलीमिया सब कुछ करवा सकती है। ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन में पल्स इरेगुलर आपको देखने को मिल सकती होती है। ठीक हो गया। ओके, बेस्ट ऑप्शन इज इरेगुलर इन रेट एंड इरेगुलर इन वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन है, हैवीनेस है जो कि लोअर जॉ में रेडिएट कर रही है लेफ्ट शोल्डर में, और ट्रोपोनिन T भी पॉजिटिव है। तो आपको ECG में क्या मिलेगा, ECG में आपको ST सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगी, वो भी कन्वेक्स अपवर्ड। ओके, कॉनकेव अपवर्ड तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में था। एल्डरली लेडी है, लाइट हेडेडनेस और सिनकोपी हो रही है। ओके, यानी सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, डेट मींस कार्डिक आउटपुट कम हो रही है, पल्स 40 है, और नेक में आपको कैनन वेव्स है। कैनन वेव्स आपको देखने को मिलती है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में। ओके, ठीक है। और कैनन वेव JVP की फाइंडिंग होती है, कैनन वेव आपको 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में, इसके अलावा जंक्शनल रिदम में भी देखने को मिलती होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, कार्डिक फेलियर का ट्रीटमेंट पे है, लेकिन उसको नोजिया, वॉमिटिंग और येलो वीएन है, और पल्सस बाइजामिनस है। येलो वीएन, पल्सस बाइजामिनस, ये डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की वजह से आपको देखने को मिलता है। ओके, एंजाइना पेक्टोरिस, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या इंक्लूडेड नहीं होता, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सीरम HDL लेवल 45 का। ओके, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में HDL का लेवल कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता। बाकी आपको सब चीज़ें देखने को मिलती है, लाइक सेंट्रल ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया और HDL कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पल्स ठीक है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया है, एपेक्स बीट 5th इंटरकोस्टल स्पेस में है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर एट द बेस ऑफ द हार्ट जो कि नेक में रेडिएट कर रहा है और एक्सपायरेशन में बढ़ रहा है। डेट मीन्स ये क्या होती है, ये AS का मरमर है या टिक्सटिनोसिस का मरमर होता है। नेक्स्ट है कि 48 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है जिसको अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन है, BP इसका 160/100 है, तो कौन सा फर्स्ट लाइन एजेंट हम इस्तेमाल नहीं करते होते। ओके, मिथाइल टोपा फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते होते। ओके, सही हो गया, तो मिथाइल डोपा नहीं होगा। ओके, बाकी सारे आप फर्स्ट लाइन एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक AS है, ARB है, थायराइड है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज है, नॉर्मोटेंसिव पेशेंट है जो कि एक्यूट MI रिपेयर कर रहा था, तो उसको कौन सी ड्रग नहीं देनी सेकेंडरी प्रिवेंशन में। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपने कभी भी नहीं देनी होती। ओके, अदरवाइज क्या हो जाएगा, उसका हार्ट और ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा। आप बीटा ब्लॉकर दे रहे हो वो काफ़ी है। ओके, डोंट कॉज ऑफ रैपिड एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, सॉरी, कहते हैं कि किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, इडियोपैथिक है, तो कौन सा एजेंट इज़ नॉट इंडिकेटेड फॉर दिस कंडीशन। ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन में कौन से एजेंट आपने इस्तेमाल नहीं करना होता, नाइट्रेट्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती, वारफरीन देते हैं, BCD देते हैं। ओके, BCD में क्या था, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओके, और डाइजॉक्सिन था, लेकिन नाइट्रेट्स आपने नहीं देने होते। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ओके, रिकरेंट ब्लैक आउट्स है, यानी सिनकोपी के अटैक्स आ रहे हैं। ओके, ठीक है, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक्स भी कह सकते हैं। ओके, बेहोशी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराओगे, एक्सरे स्कल का कोई फायदा नहीं है। ओके, एक्सरे स्कल में तो आपको बोनी फ्रैक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट 67 ईयर ओल्ड लेडी है जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन और पार्किंसन है, और इसको पोस्टरल हाइपोटेंशन हो रहा है। ओके, तो पोस्टरल हाइपोटेंशन किस वजह से नहीं हो सकता। ओके, पोस्टरल हाइपोटेंशन आपको सबसे देखने को मिल सकता है डाइजॉक्सिन की वजह से नहीं हो सकता। क्लियर, सही हो गया। अब आपने ये ड्रग याद रखनी है जो पोस्टरल हाइपोटेंशन में, यानी जो BP को कम कर देती है। ओके, तो डाइजॉक्सिन का कोई रोल नहीं होता पोस्टरल हाइपोटेंशन में। बाकी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में आपको देखने को मिल सकती होती है, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की वजह से हो सकती है। ओके, इसके बाद है कि माइल्ड अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन में आप कौन सा ड्रग इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट लाइन के तौर पर। तो फर्स्ट लाइन में आप इस्तेमाल करते होते हैं अगर कोई एंजाइटी है और पाल्पिटेशन है, एंजाइटी और पाल्पिटेशन दोनों को कवर करने के लिए आप बीटा ब्लॉकर आप देते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि हम एक 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जो कि OPD में आया विद पैन सिस्टोलिक मर्मर एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। ओके, पैन सिस्टोलिक मर्मर है लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे। अगर ये पैन सिस्टोलिक मर्मर एपेक्स पे होता तो ये MR था, लेकिन लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे है, डेट मीन्स कि VSD हो सकता है।
TR भी हो सकता है और VST भी हो सकता है। ओके, इरेगुलर पल्स है तो एट्रियल फिब्रिलेशन को आपने कंसीडर करना होता है। इन लार्ज नॉन पल्सेटाइल नेक वेन्स है। ओके, इन लार्ज लीवर एडिमा ऑफ फीट है। ओके, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि नेक वेन्स JVP बढ़ गई है, लीवर का साइज बढ़ गया और एडिमा ऑफ फीट है। दैट मीन्स राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर आपको ओके देखने को मिलता होता है कंजस्टिव। इसका बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से बनेगा इसका कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इनगॉच नॉन पल्सेटाइल नेक वेन है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में तो आपको दोनों साइडों के आपको देखने को मिलते होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका बनना चाहिए वो है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। लेकिन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की कोई पॉजिटिव हिस्ट्री नहीं थी कि पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। तो फिर भी आप कंजस्टिव और कंस्ट्रक्टिव में कंजस्टिव लेबल करने के लिए डिस्निया होना चाहिए था और लेफ्ट साइड के फीचर होने चाहिए थे, लेकिन सारे राइट साइड वाले फीचर है। चलो सही है, फिर कंजस्टिव को ही फेवर कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि पाल्पिटेशन हो रही है और वाइड फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2। अब आपने क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा, आपको फॉरन डायग्नोस मिल जाएगा। वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ S2 है, तो डैट मीन्स ये EST का है। और EST में आपको इजेक्शन सिस्टोलिक मार्कर भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो लेट आता है। तो ओके, बाकी अगर आप यहाँ पर देखोगे डायग्राम में आप देखोगे ऑक्सीजन सैचुरेशन देखोगे। राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में देखो कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन। ओके, ठीक है, और फिर राइट वेंट्रिकल में आते आते और ज़्यादा हो गई है, ठीक है। डैट मीन्स EST है। ओके, EST सही है। और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में, ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेस्ट पेन है फॉर 6 आवर्स है, जो कि लेफ्ट आर्म पे रेडिएट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ECG देखो, मुझे तो काफ़ी सही से नज़र भी नहीं आ रही। ओके, अगर आप ECG देखो है, अगर लीड 1 में देखो वहाँ पे आपको ST सेगमेंट एलिवेशन मिल रहा है। AVL में देखो वहाँ पे ST सेगमेंट एलिवेशन मिल रहा है। ओके, इसके अलावा और तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। 1 AVL है, इसके अलावा V5 और V6 इसमें भी बढ़ रहा है, ST सेगमेंट एलिवेशन है। डैट मीन्स ये लैटरल वाला में ही होता है। ओके, एक्यूट पल्मोनरी सेकंड हार्ट साउंड। ओके, तो S2 होती है, पल्मोनरी हार्ट साउंड होती है। ओके, एक्यूट है यानी लाउड हार्ट साउंड है, तो ये आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देखने को मिलती होती है। वेन की बैक फिनोमिना, इसको बोलते हैं मोबिट्स टाइप 1। तो वेन की बैक में क्या होता है, प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन PR इंटरवल और उसके बाद ड्रॉप बीट आ जाती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि 55 ईयर ओल्ड जेंटलमैन है जिसको रिकरेंट ब्लैकआउट हो रही है, तो आपने एक्सरे नहीं कराना होता, बल्कि ये पेज तो रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, ये रिपीट हो रहा है। ओके, क्लबिंग इज़ अ रिकॉग्नाइज फीचर ऑफ। अच्छा, क्लबिंग के काजेज बता देता हूँ। क्लबिंग के रिस्पिरेटरी काज होती है, GIT काज होती है और रेस्पिरेटरी काज होती है। CVS के अंदर क्लबिंग 2 ही कंडीशन में आती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में और दूसरा आपको देखने को मिलती है साइनोटिक हार्ट डिजीज में। अगर रेस्पो होता है तो इसमें लंग एब्सेस, ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ओके, एम्पाइमा, फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस ये आ जाता है। और GIT में अगर आपसे पूछते हैं तो सिरोसिस है, सिलिक डिजीज़ है, क्रॉन्स डिजीज़ है, ये आ जाता है। मार्टल स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है, मार्टल स्टेनोसिस में आपको लाउड S1 देखने को मिलती है, कोलैप्सिंग पल्स, कोरिगान पल्स, ओके, वाटर हैमर पल्स AR में देखने को मिलती है। ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ र्यूमेटिक फीवर, तो र्यूमेटिक फीवर की जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो सिडेनहैम कोरिया होती है। सिम्वास्टैटिन या जो आपकी होती है स्टैटिन्स होती है, ये क्या करती है, ये LDL के लेवल को कम कर देती है, ठीक हो गया। इसके बाद इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिनेरियो है। अच्छा, यहाँ पे देखो ST सेगमेंट की एलिवेशन है लीड V3, V4, V5, V6 में। ओके, तो डैट मीन्स ये किस तरह का MI है, V3 और V4। ये तो आपको बताया था कि ये कौन सी वाल होती है, V3 V4 आपको देखने को मिलती है एंटीरियर वाल होती है, और V5 V6 लैटरल वाल होती हैं। तो ये एंटीरियर लैटरल वाल का MI है, वो भी ST सेगमेंट की एलिवेशन है। तो आपने क्या करनी है, आपने फ़ौरन क्या करनी है, बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा। ओके, IV अल्फा नहीं हो सकता, बीटा भी नहीं हो सकता। इमीडिएट करोनरी एंजियोग्राफी और यस आपने क्या करनी है, परक्यूटेनियस करोनरी एंजियोप्लास्टी आपने करनी है। यस, इसके बाद है कि 45 ईयर ओल्ड मेल है जिसको सडन अटैक है, एम्बोलिक स्ट्रोक है और उसको एट्रियल फिब्रिलेशन भी है। ओके, तो कौन सा ड्रग है जो कि स्ट्रोक के रिकरेंस को कम कर देती है, तो आपने याद कर लेना, उसमें आपने वारफिन रट्टा मार लेना, ठीक हो गया। ओके, अगर ठीक है, वारफिन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। 45 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट है जो कि लिसिनोप्रिल या बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल कर रहा है। ओके, और बीटा ब्लॉकर है नहीं, लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, सॉरी ये बीटा ब्लॉकर नहीं है, ये ACE इनहिबिटर है। एम्लोडिपिन है और हाइड्रोक्लोरथायोजाइड है, लेकिन BP कंट्रोल नहीं हो रहा और BP फिर भी ज़्यादा होता है। तो अनकंट्रोल्ड BP की मोस्ट कॉमन काज क्या होती है, जिसको हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का मतलब है 3 ड्रग से रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ओके, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होना चाहिए और उन 3 में से एक ड्रग डायूरेटिक होनी चाहिए। ओके, तो इसको हम कहते होते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन सिंड्रोम। और रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, नॉन कंप्लायंस होता है, ठीक हो गया। ओके, अब ड्रग कौन कौन सी है, ACE इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एल्डरली लेडी है जिसको कहने का मतलब है
कि लाइट हेडेडनेस और सिनकोपी हो रही है, और पल्स इसकी है कैनन वेव, ये तो रिपीट हो चुका है, 3rd डिग्री एवी ब्लॉक्स में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद मफल्ड हार्ट साउंड है, नॉर्मल S1 है लेकिन मफल्ड हार्ट साउंड है और अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है। ठीक है, अगर हार्ट साउंड मफल्ड है कार्डिक टेम्पोनाड हो सकता है। ठीक है, ओके। और अगर आप यहाँ पे देखोगे अर्ली डायस्टोलिक मर्मर आपको अयोटिक एरिया में देखने को मिल रहा है। ओके, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर अयोटिक एरिया में, डेट मींस अयोटिक रिगर्जिटेशन होती है। और आप सिनेरियो पढ़ोगे, सीवियर चेस्ट पेन है, टीयरिंग पेन है और जो कि बैक में जा रहा है, तो ये अयोटिक डायसेक्शन के पॉइंट्स हैं। तो इसका तरतीब क्या बनेगी, अयोटिक डायसेक्शन से अयोटिक रिगर्जिटेशन हो गया और कार्डिक टेम्पोनाड भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि फ्रैक्चर ऑफ बोथ फीमर और सेवुलर लिप्स का फ्रैक्चर हो चुका है। ओके, हीमोडायनेमिकली स्टेबल होता है लेकिन उसकी हालत खराब होना शुरू हो गई है। बीपी 85 हो गया, बीपी कम है, पल्स ज़्यादा है, हार्ट साउंड मफल्ड है, जेवीपी रेस्ट हो गई है, वाइड सेपरेट टी वेव इन्वारियन है, तो एक कार्डिक टेम्पोनाड हो गया। ओके, रिप्स इंजरीज की वजह से हो सकता है, हार्ट डैमेज हो गया। ओके, नेक्स्ट है कि 61 ईयर ओल्ड मैन है जिसको जो कि रेगुलर फॉलोअप के लिए आया, एंजियोप्लास्टिक स्टेंट इसने 6 महीनों पहले डलवाया था। ओके, अब वो ड्रग ले रहा है, लाइक एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रिल है, स्टैटिन्स ले रहा है और कैप्टोप्रिल ले रहा है। ओके, कैप्टोप्रिल या फिर एस इनहिबिटर ले रहा है। तो कब तक वो एंटीप्लेटिलेट ड्रग लेगा, तो 1 साल तक आपने चलाना होता है एंटीप्लेटिलेट ड्रग को। ओके, आफ्टर द परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि पेशेंट है जिसको फीवर है और एपिकल पैनसिस्टोलिक मर्मर यानी MR है, मार्टल वाल्व रिगर्जिटेशन है और 0.5 सेंटीमीटर की वेजिटेशन है और कल्चर में आपको एंटीरो कोकाइन मिला हुआ है। ओके, तो क्या इंडिकेशन होगी सर्जरी की। ओके, सर्जरी की इंडिकेशन क्या होगी, बेस्ट इज एंटीरोकोकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इस केस में ठीक हो गया, जब एंडोकार्डाइटिस होगा इस केस में आपने सर्जरी करनी होती है, वाल्व को रिप्लेस कर देना होता है। ठीक है, या रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है जो कि 5 महीनों पहले स्टार्ट हुई थी और वॉर्स हो रही है, साथ में एक्सर्शन भी हो रही है। ओके, सही है। ओके, प्रीकॉर्डियम एग्जामिनेशन में इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है। ओके, यानी इस सिनेरियो में सिनकोपी, एंजाइना और डिस्निया, ये तीनों पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। ओके, और इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर भी है एयोटिक एरिया में, डेट मींस एयोटिक स्टेनोसिस है, तो इसमें आपने एयोटिक वाल्व की रिप्लेसमेंट करनी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, हाइपरटेंशन, क्या हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की वजह से चेस्ट पेन हुआ जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, और मफल्ड हार्ट साउंड और अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है, तो रिपीट हो चुका है, एयोटिक डायसेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रशिंग चेस्ट पेन है। ओके, और पोस्टीरियर कोरोनरी आर्टरी की थ्रोम्बोसिस है। पोस्टीरियर कोरोनरी आर्टरी की वजह से आपको V1, V2, V3, V4 में एस्टी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलता होता है। ये भी MCQ हमने याद कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि हाइपरटेंसिव है 8 सालों से, और अचानक इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है और ECG में लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है और इको में पता लगा कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। ओके, यानी हाइपरटेंशन हुई, उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल की फेल की वजह से डायस्टोलिक डिसफंक्शन हुआ और इसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा हो गया। तो पल्मोनरी एडीमा हो गया। ओके, विच आर द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट यूजफुल फॉर दिस पेशेंट। ओके, सही हो गया। तो मोस्ट यूजफुल, अब इसमें डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है तो मोस्ट यूजफुल क्या होगी, इनिशियली जो ड्रग देनी चाहिए ना आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया हो रहा है, अगर पल्मोनरी एडीमा है तो आपने देनी है फ्यूरासिमाइड, अगर पल्मोनरी एडीमा नहीं है तब आपने कैप्टोप्रिल या एस इनहिबिटर देनी होती है। ओके, डायस्टोलिक डिसफंक्शन को कम करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको डिस्निया और डिजीनेस आ रही है, ECG किया तो इसमें आपको पॉलीफेजिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पॉलीफेजिक डेट मींस पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टोर्साडिस डिपॉइंटिस होता है। तो टोर्साडिस डिपॉइंटिस हाइपरकलीमिया की वजह से होता है। द मोस्ट लाइकली कंडीशन रिस्पॉन्सिबल इज हाइपरकलीमिया, हाइपरकलीमिया की वजह से टोर्साडिस डिपॉइंटिस होता है। ओके, बाकी हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ रहता है फॉर लास्ट 6 ईयर्स है विद एक्यूट डिस्नी एंड पाल्पिटेशन है, उसको माइट्रल स्टेनोसिस है। ओके, ठीक है, माइट्रल स्टेनोसिस है। तो माइट्रल स्टेनोसिस में कब माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट करते होते हैं, तो इसकी इंडिकेशन याद कर लेना, जब रिजिड या कैल्सीफाइड वाल्व होता है, इस केस में आपने माइट्रल वाल्व की रिप्लेसमेंट करनी होती है, क्योंकि इस केस में आप वेल्वुलोप्लास्टी नहीं कर सकते, वेल्वोटमी भी नहीं कर सकते, तो आपको नया वाल्व चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 ईयर ओल्ड मेल है जिसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे थे, अब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और वाइड फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 है और सिस्टोलिक फ्लो मर्मर भी मिल रहा है। ओके, पल्मोनरी वाल्व के अक्रॉस, तो AST का मर्मर होता है और ECG में राइट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक है जो कि इंडिकेट कर रही है कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि लाइक 3 डे हिस्ट्री है सीवियर चेस्ट पेन की। ओके, इसके बाद शार्प टीयरिंग चेस्ट पेन एट द सेंटर है और ये बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, डेट मीन्स एयोर्टिक डायसेक्शन है। ओके, ठीक हो गया, और ब्लड प्रेशर भी हाई है। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ऑन एक्सर्शन एंड एज वेल एज ऑर्थोपनिया, डेट मीन्स के लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, पल्मोनरी एडिमा है और अभी वो पेरिकार्डाइटिस से रिकवर हुई है। लो वोल्टेज आपको क्या मिल रही है, कॉम्प्लेक्स में या लिम्ब लीड्स में और चेस्ट एक्सरे में पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन है। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में कौन सा फिजिकल साइन मिलता होता है। ओके, द डायग्नोसिस इज ओके कुछ स्मॉल साइन, दिस इज कॉल्ड JVP बर्ड डाना इंस्पिरेशन के अंदर। ठीक हो गया।
ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ जाएगा। अब हम एमसीक्यूज विदाउट ऑप्शन पे आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन कार्डिक टेम्पोरार्ड और पेरिकार्डियल एफियन। ओके, तो पेरिकार्डियल एफियन और कार्डिक टेम्पोरार्ड में क्या डिफरेंस होता है? कार्डिक टेम्पोरार्ड में आपको वाई डिसेंट नहीं देखने को मिलता, स्टीप एक्स होता है और वाई डिसेंट नहीं होता। अगर स्टीप एक्स और वाई डिसेंट दोनों हो तो वो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता है। और क्लियन ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी तो उसकी वजह से 2-3 एवीएफ में एसटी सेगमेंट की एलिवेशन देखने को मिलती है। अगर पोस्टीरियर कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूड हो जाए तो उसकी वजह से V1 V2 V3 V4 इसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। फीवर, आर्थ्रेल्जिया, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन। अब पेरिकार्डियल फ्रिक्शन अब दैट मींस पेरिकार्डाइटिस है। आर्थ्रेल्जिया यानी ये माइनर क्राइटेरिया में आ जाता होता है और फीवर है ये भी माइनर क्राइटेरिया है। तो 2 माइनर और 1 मेजर मिल गया तो ये रूमेटिक फीवर होता है। सबसे पहला एंजाइम एमआई के बाद जो रेस्ट होता है वो मायोग्लोबिन होता है। सेकंड पे आपने याद करना है कि रीइंफेक्शन के लिए सीकेएमबी, ट्रोपोनिन, टीएनआई गोल्ड स्टैंडर्ड के लिए, और एलडीएच सबसे लेट होता है। ड्रग फॉर हाइपरटेंशन ऑफ 65, अब 65 साल का है और अब उसको एस्थमा भी है। ठीक है, एस्थमा और एमआई भी है। ओके, अब एस्थमा है दैट मीन्स अब बीटा ब्लॉकर तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते होते, और 65 ईयर्स ओल्ड का है। ओके, दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ओके, 50 साल से ऊपर क्या तो आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल करोगे और डायूरेटिक इस्तेमाल करोगे। थायराइड डायूरेटिक है। सिनकोपी और सडन डेथ हिस्ट्री या फैमिली में तो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। इसमें सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन होता है माइट्रल लीफलेट का। साइड इफेक्ट ऑफ एस्टाजोलामाइड, तो एस्टाजोलामाइड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपोक्लीमिया देखने को मिलता है। ओके, पेन रेडिएटिंग टू द बैक बिटवीन द स्कैपुला तो आयोटिक डायसेक्शन है। ओके, हार्ट फेलियर में जो ड्रग और चॉइस होती है, ओके, जो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए होती है वो फ्यूरासिमाइड होती है। ड्रग यूज्ड फॉर रेनॉल्ड फिनोमिना, रेनॉल्ड फिनोमिना में आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल करने और बीटा ब्लॉकर नहीं देने, निफेटिपिन आपने इस्तेमाल करने होते हैं, अरे बीटा ब्लॉकर भी कर सकते हैं। कैनन वेव्स आपको 3rd डिग्री एवी ब्लॉक में और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देखने को मिलती है। ओपनिंग स्नैप माइटोस्टिनोसिस में होता है। माइटोस्टिनोसिस में लाउड S1 होता है, लाउड P2 होता है और मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है एट द एपेक्स। एक MI है उसको थ्रोम्बोलाइसिस है ठीक किया और थ्रोम्बोलाइसिस 30 मिनट्स में करते हैं और पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, दैट मीन्स रिपरफियन इस्कीमिक इंजरी हो गया, रिपरफियन की वजह से रिदमिया हो गया। प्रोलॉन्ग क्यूटी है ईसीजी पर। ओके, और प्रोलॉन्ग क्यूटी यानी लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है, टॉर्सोइडिस टी पॉइंटिस होता है तो ये वेंट्रिकुलर एरिथमिया होता है और ये आपको हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से देखने को मिल सकता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से देखने को मिल सकता है। मेजर क्राइटेरिया फॉर रिमैटिक फीवर, तो जो मेजर क्राइटेरिया होता है रिमैटिक फीवर का वो आपका पैनकार्डाइटिस होता है। इसके अलावा माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस है, पैनकार्डाइटिस है। ओके, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, एरिथीमा मार्जिनेटम, सिडनीहैम कोरिया ये इंक्लूडेड होता है। फीवर, जॉइंट स्वेलिंग दैट मीन्स के आर्थराइटिस है, पर्पसलेस मूवमेंट है, कोरिया है तो सिडनीहैम कोरिया आ जाएगा। फीचर ऑफ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें सैम होता है, सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन ऑफ माइटल लीफलेट। पल्सस बिस्फिरेंस होता है, जर्की पल्स देखने को मिलती है। इसमें आपको कहने का मतलब है कि एओर्टिक स्टेनोसिस वाला और एमआर वाला मर्मर देखने को मिलता है। सडन कार्डिक डेथ करवा सकता है। मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन में म्यूटेशन होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। क्लियर, ये बात याद रख लेनी है। ओके, एमआई में जो सबसे पहला एंजाइम रेज्ड होता है वो मायोग्लोबिन होता है। रीइंफेक्शन के लिए सीकेएमबी और ट्रोपोनिन, टीएनआई गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आपने सीपीआर और डिफिब्रिलेशन करनी होती है। ओके, आपने क्या करना होता है, एक शॉक देना होता है, उसके बाद सीपीआर करना होता है, फिर आपने आईवी लाइन लगाई, फिर दोबारा शॉक दिया, फिर सीपीआर किया 2 मिनट के लिए, फिर आपने एंट्रोट्रैकियल ट्यूब लगा दिया। ओके, और एपिनेफ्रिन लगा दिया, फिर आपने दोबारा शॉक दिया, सीपीआर किया और फिर आपने इमिड्रिकॉन दे देनी है, लेकिन कार्डियोवर्डिया नहीं करनी होती। याद कर लेना, जो डिफिब्रिलेशन है ना, डिफिब्रिलेशन ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में करते हैं और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में करते हैं। काज ऑफ एक्स्ट्रा सिस्टोली इन यंग बॉय, तो वो एंजाइटी पाल्पिटेशन की वजह से हो सकता है। हेल्दी इंडिविजुअल में नॉर्मल होता है। एपेक्स बीट डिस्प्लेस्ड और हार्ट फेल हो रहा है। एपेक्स बीट डिस्प्लेस और राइट और फेलिंग हार्ट है तो राइट वेंट्रिकुलर डायलिटेशन। अब इस एमसीक्यू की इतनी सेंस नहीं बनती। ओके, अब राइट वेंट्रिकल की डायलिटेशन दैट मीन्स के कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, राइट साइड का हार्ट फेल हो रहा है, एपेक्स बीट डिस्प्लेस्ड हो रही है। उसके अलावा आपको पैरास्टर्नल हीव भी मिल सकती होती है। ओके, ड्रग काजिंग कॉन्स्टिपेशन। ओके, कौन सी ड्रग कॉन्स्टिपेशन कराती है? वेरापामिल, डिल्टियाजिम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, दोनों नॉन डिहाइड्रोपेरिडिन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर जिसमें रिड्यूस इंजेक्शन फ्रैक्शन है। ओके, रिड्यूस इंजेक्शन फ्रैक्शन है तो आपने एस इनहिबिटर और डायूरेटिक्स आपने इस्तेमाल करने होते हैं। इनिशियली डायूरेटिक्स होती है, फिर आपने एस इनहिबिटर इस्तेमाल करने होते हैं। सैड सिनकोपी एंजाइना डिस्नी आयोटिक स्टेनोसिस में होता है। रेस्ड एएसओ टाइटर है, थ्रोट स्वैप कल्चर पॉजिटिव है, एंटी डीएनएस भी पॉजिटिव है तो रूमेटिक फीवर होता है। ड्रग इन केस ऑफ पेशेंट अगर कोई हिमोडायनेमिकली स्टेबल है और आपने कार्डियोवर्डियन किया था वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए। ओके, ठीक है, यानी कार्डियोवर्डियन कर लिया है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए एमिड्रिगोन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एमिड्रिगोन आप एट्रियल फिब्रिलेशन में भी इस्तेमाल करते हैं और सीपीआर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरा शॉक देने के बाद आप सीपीआर करते हैं उसके बाद। हाइपोमैग्नीसीमिया लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करवाता है। इसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया ये भी लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करा देता है। क्लियर, मैनेजमेंट ऑफ 3rd डिग्री एवी ब्लॉक है तो 3rd डिग्री एवी ब्लॉक में आपने डुअल पेस मेकर देने होते हैं। 3rd डिग्री एवी ब्लॉक में आपको कैनन वेव्स होती है, एवी डिसोसिएशन देखने को मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स शार्प एक्स एंड वाई डिसेंट तो एक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होता है, जबकि कार्डिक टेम्परामेंट में वाई डिसेंट एब्सेंट होता है।
ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग इन कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, जो मोर्टेलिटी को कम करती है, तो वही इनहिबिटर ARBs होती है, बीटा ब्लॉकर होती है, स्पालिनोलैक्टोन्स होती है। ट्रीटमेंट ऑफ पेन ऑन लाइंग डाउन और आफ्टर MI, ओके, यानी लाइंग डाउन से पेन बढ़ जाता है और सिटिंग फॉरवर्ड से ठीक हो जाता है, डैट मीन्स एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है, तो आपने पेन किलर ओपियाइड्स आपने देने होते हैं। परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स विच आर फ्री ऑफ एंजाइना आफ्टर कैबेज, तो एक साल में 90% तक पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाते हैं, ओके। इसके बाद है कि अगर किसी को कार्डियोजेनिक शॉक हो गया है, ओके, आफ्टर वेजोप्रेसर्स, आइनोट्रोपिक एजेंट, एस्पिरिन और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है, ओके। कार्डियोजेनिक शॉक यानी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी खत्म हो गया तो आपने डाइजॉक्सिन आपने इस्तेमाल करना होता है, ठीक हो गया, ओके। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस है तो ये आपको एक्यूट रोमैटिक फीवर में देखने को मिलता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अगर ये पल्स लेस है तो डिफिब्रिलेशन, अगर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है तो कार्डियो वर्जन करते होते हैं, ठीक है, और स्टेबल पेशेंट है तो आपने इमिलिट्री का इस्तेमाल करना होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन केस ऑफ चेस्ट पेन ड्यूरिंग लिफ्टिंग हैवी वेट, ओके, एग्जर्शन से, एक्सरसाइज से, रोटी खाने से और एक्सपोजर टू द कोल्ड वेदर, इसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना, जिसमें आप क्या कराओगे, पहले रेस्टिंग ECG करा लोगे, फिर आप एक्सरसाइज ECG करा लोगे। इसके अलावा थीलियम स्कैनर, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी है, ओके। IV ड्रग अब्यूजर में आपको जो इन्फेक्शन होता है वो स्टेफ ओरियस का देखने को मिलता होता है, जबकि प्रोस्थेटिक वाल्व में स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडस, एक साल के अंदर, एक साल से ऊपर स्टेफ ओरियस आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। और सिंपल जो अगर कोई वाल्व पहले से डैमेज है तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस है। टेस्ट फॉर इम्बोलस इन प्रेग्नेंट फीमेल, तो प्रेग्नेंट फीमेल में आप D डायमर करा लोगे। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए आप V/Q स्कैन कराते होते हैं। फेशियल फ्लशिंग है, डैट मीन्स फेशियल फ्लशिंग, कंजक्टिवल कंजेशन है, नेक वेन्स की इंगॉर्जमेंट है, डैट मीन्स सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम है, लंग कैंसर सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम को इन्वॉल्व कर गया है। डोज ऑफ सब्ट्राइक्स हो तो 2 ग्राम IV और IM देते होते हैं। सब्ट्राइक्स आप क्लैमिडिया, गनोरिया और इकोलाई को टारगेट करने के लिए देते हैं, ओके। मैनेजमेंट ऑफ डेंगू पेशेंट, अगर प्लेटलेट 50,000 से कम हो गया, IV फ्लूइड से दोगे लेकिन प्लेटलेट थेरेपी भी दोगे, आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दोगे। काज ऑफ एंडोकार्डाइटिस इन IV ड्रग यूजर, तो स्टेफ ओरियस होता है और ये ट्राइकस्पिड वाल्व को अफेक्ट करता है, राइट साइडेड वाल्व्स होते हैं। ST सेगमेंट एलिवेशन 2-3 AVF में तो राइट करोनरी आर्टरी होता है। इजेक्शन सिस्टोलिक मार्मर जो कि कैरोटिड में रेडिएट कर रहा है तो एयोर्टिक स्टेनोसिस है, ओके। रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड, रिवर्स EST में तो नहीं होती, वाइड फिक्स स्प्लिटिंग होती है EST में, ओके। रिवर्स स्प्लिटिंग तो आपको राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में देखने को मिल सकती है। सिवियर टीयरिंग चेस्ट पेन जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है तो एयोर्टिक डायसेक्शन है। कैनन वेव्स आपको JV पे मिल रही है तो 3rd डिग्री AV ब्लॉक है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है तो आपने क्या करना होता है, डुअल पेस मेकर देनी होती है। कैक्टस से शार्प X and Y डिसेंट है, ओके, तो ये आपको कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। प्रोलॉन्ग QT इंटरवल आपको देखने को मिलता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिसको टॉर्सिटीज डी पॉइंटर्स करते होते हैं, ओके। अब इसके काज में हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपरक्लीमिया लिखा हुआ है, एक मिनट में चेक कर ही लूँ हाइपरक्लीमिया करवाता नहीं करवाता, क्योंकि मुझे सस्पेक्टेड लग रहा है कि हाइपरक्लीमिया, ओके। ओके, मैंने बुक से वैसे कंफर्म किया, इट इज़ नॉट हाइपरक्लीमिया, इट इज़ हाइपोक्लीमिया, ओके। हाइपोक्लीमिया होता है वो QT इंटरवल को बढ़ा देता होता है, ठीक है। मैं एक और जगह से भी कंफर्म कर लूँ अदरवाइज, क्योंकि MCQ 2 से 3 दफ़ा आ चुका है, ओके। लेकिन दूसरी जगह पे बुक में चलो सही है, वाइट QRS कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, लॉन्ग QT लिखा हुआ है, मान ही लेते हैं फिर, सही है। हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरक्लीमिया, लॉन्ग QT सिंड्रोम है, टॉर्सिटीज डी पॉइंटस है। और इसमें आप अगर पेशेंट पल्स लेस है तो आप क्या करते हैं, पल्स लेस है तो आप कहने का मतलब है डिफिब्रिलेशन करते हैं। अगर पल्स आ रही है, हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है तो आप क्या करोगे, अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो कार्डियो बढ़ गया ना, स्टेबल पेशेंट है तो आप इमिड्रियन देते होते हैं। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस सबकुटेनियस नोडुलर जॉन्स क्राइटेरिया लिखा हुआ है तो ये रूमेटिक फीवर होता है, इसमें ESO का टाइटर और एंटी-DNS भी पॉजिटिव होते हैं, क्लियर। फैमिली हिस्ट्री सडन कार्डिक डेथ की है, सिनकोपी है, मर्मर्स एयोर्टिक स्टेनोसिस की और माइट्रल रिगर्जिटेशन की है, डेट मींस हुक्म है। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, इसमें सिस्टोलिक इंटीरियर मोशन होती है मैट्रल वाल्व की। कार्डिक एंजाइम जो सबसे पहले बढ़ता है MI में वो मायोग्लोबिन होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रोपोनिन T होता है, और इन फंक्शन को चेक करने के लिए CKMB होता है। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के लिए फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है आई थिंक फ्यूरासिमाइड होनी चाहिए, लेकिन अगर पल्मोनरी एडीमा हो तो फ्यूरासिमाइड है, चलो ठीक है। अदरवाइज ACE इनहिबिटर या डाययूरेटिक्स भी दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक फ्यूरासिमाइड होनी चाहिए थी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सिनकोपी एंजाइना और डिस्निया, डेट मीन्स के सैड ट्राइड है, ES में देखने को मिलता है। इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर जो कि कैरोटिड में जा रहा है और एक्सपायरेशन में बढ़ जाता है तो एयोर्टिक स्टेनोसिस होता है, एयोर्टिक वाल्व की रिप्लेसमेंट करनी होती है। पल्सस बाइजेमिनस डाइजॉक्सिन में होता है, पल्सस पैराडॉक्सस कार्डिक टेम्पोरार्ड में, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में और एक्यूट सीवियर एस्थमा में होता है। रेडियो फीमोरल डिले कोएक्टेशन ऑफ अयोर्टा में होता है। कोलैप्सिंग पल्स अयोर्टिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलती है, ओके। इसके अलावा और क्या आप इसके अलावा आपको पता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन में कौन सी पल्स आती है,
इरेगुलर पल्स आपको देखने को मिलती है। कौन सी पल्स होती है? इरेगुलर पल्स आपको देखने को मिलती होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो वाटर हैमर पल्स है या कोरिकान पल्स है, ये आपको ER में देखने को मिलता है। इसके अलावा ER में आपको ड्रोजियस साइन भी देखने को मिलता है। ड्रोजियस साइन में डबल मर्मर आपको देखने को मिलता है। ट्रॉबी साइन जिसको पिस्टल शूट मर्मर पल्स कहते होते हैं। क्विंकी पल्स जिसमें क्या होती है, फिंगर नेल्स की पल्सेशन देखने को मिलती है। मुसर्ट साइन क्या था, हेड की बॉबिंग को बोलते हैं। मुलर साइन या यूवुला को बोलते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ओके, लास्ट में है कि MI में ECG फाइंडिंग क्या होती है? ST सेगमेंट एलिवेशन होती है जो कि कन्वेक्स अपवर्ड होती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन स्टेमी में क्या होता है? PCI देना आपने 90 मिनट्स में, थ्रोम्बोलाइसिस 30 मिनट्स में देना होता है। ओके, और पेरिकार्डाइटिस में आपको डिफ्यूज कॉनकेव अपवर्ड ST सेगमेंट एलिवेशन मिलती है और साथ में आपको PR सेगमेंट की डिप्रेशन देखने को मिलती है और ड्रेसलेस सिंड्रोम भी हो सकता है।